तेज गिरावट के बाद बाजार में आई आज शानदार रिकवरी और रिकवरी के बाद ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली भी, यानी कि दोनों तरफ ट्रेड के आज हैं भरपूर मौके। लेकिन फाइनली पिछले हफ्ते की कमजोरी के बाद थोड़ी राहत के संकेत। इस रिलीफ रैली में कितना और ऊपर जा सकते हैं या फिर वापस नीचे फिसलेंगे, लेंगे जवाब। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और जानेंगे अनिल जी से कि उन्होंने कहा तो था कि एक बार बाजार में अच्छी रिकवरी आ सकती है, अब क्या अगली चाल रहेगी ये जानना जरूरी। सर, उससे पहले बताएं इस समय की बड़ी बातें क्या है। बड़ी बातें ये कि कमजोर शुरुआत के बाद बाजार निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और 18,150 के आसपास आपको निफ्टी नजर आएगा। बैंक निफ्टी तो पूछे ही मत, माय गॉड, मतलब आप सोच नहीं सकते वो सब कुछ आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। मेरी भी उम्मीदों से कहीं मतलब अलग ही हो गया ये 41,829। जी हाँ, आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा, मुझे भी नहीं हो रहा। 41,829 ये हाई बना है। हालांकि वहाँ से आप देखेंगे आपको लगेगा 500 पॉइंट नीचे है, लेकिन 500 पॉइंट नीचे होने के बावजूद 1000 पॉइंट ऊपर है अब भी बैंक निफ्टी। ये आप देख सकते हैं इतनी ज़बरदस्त एक्शन आती हुई दिख रही है। और आईसीआईसीआई बैंक ने लीड किया वन साइडेड, एक ही तरफ अकेला आईसीआईसीआई बैंक। उसका साथ देने के लिए एक्सिस बैंक जरूर थोड़ा पीछे है। आईटी, मेटल, एफएमसीजी और ऑटो शेयरों पर अब भी दबाव है, लेकिन बैंकिंग शेयर उसकी भरपाई करते हुए। यूरोप मिला जुला है, डाउ फ्यूचर सपाट है, यानी कि ग्लोबल मार्केट से कुछ भी नहीं होने के संकेत हैं और हमारे यहाँ बहुत कुछ होता दिख रहा है। जबरदस्त एक्शन है। बल्कि अनिल जी जो सुबह बैंक निफ्टी पर व्यू दे रहे थे वहां से भी आपने सोचा था कि इतनी और बड़ी मूव आ सकती है, जिस हिसाब से आप पॉजिटिविटी तो दिख रही थी, बट ऐसी पॉजिटिविटी 41,200 300 इसके ऊपर नहीं सोचा था ऑनेस्टली जी। मतलब ये था कि इस रिकवरी में 41,000 तो हम दिखाई देंगे, उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और सारे टारगेट भी दिए, इसलिए आज 41,000 के आसपास तक के दिए थे। लेकिन ये तो अनडाउटेडली बहुत ही अच्छा और बहुत ज़्यादा ही हुआ है। और यही बात हम कर रहे थे कि देखिए आईसीआईसीआई बैंक आमतौर पर ये होता है नतीजों के पहले चले हुए स्टॉक में आप जनरली सेलिंग आते। बेसिकली पिछले 4-5 दिनों से जो काफ़ी कुछ बेच चुके हैं एफआईज, वो स्टॉक्स में ओवरसोल्ड है। बिल्कुल। सो मेरे ख्याल से उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक वो फोमो बाइंग है कि भाई हम मिस कर गए, हमें भी खरीदना पड़ेगा, वो वाली चीज़ है। बट ओवरऑल एक चीज़ जो बाजार में दिख रही है वो ये कि ओवर पेसिमिज्म भी हो रहा है जी। देखिए, बाजारों में करेक्शन आना अच्छी बात है, बिल्कुल। लाइफ टाइम हाई के आसपास प्रॉफिट बुकिंग होना और भी अच्छी बात है, बिल्कुल। बाजार में लोगों का डर बना रहना ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन क्या अच्छी बात नहीं है वो ये है कि आप रनिंग करेक्शन को टॉप बनने के तौर पर समझें, ठीक है। हल्के फुल्के तेजी के मार्केट में जो गिरावट आए उसमें ये समझे कि आप सब कुछ खत्म हो चुका है। Correct. और अब बाजार वापस मुझे इस वीकेंड पे बहुत खुशी हुई जी। बहुत सारे मैसेज मैंने पढ़े हैं, देखे, ट्वीट्स देखें कि 18,600 टॉप बन चुका है। वापस ये आपको कई साल तक ये लेवल्स नहीं दिखेंगे, ये सारे आए। यही चाहिए, यही आते रहने चाहिए। जब तक ये फैक्टर है ना कि आपने टॉप बना दिया, 200-300 500 पॉइंट की मंदी पे आप सोचें कि बस सब खत्म हो गया, तब तक बाजार रुकते नहीं। करेक्ट। बाजारों के रुकने का संकेत तब आता है जब आप है ना हर लेवल पे और कॉन्फिडेंट हो जी, ठीक है। तो पहली बार साइजेबल 3-4 दिनों का करेक्शन दिया और ये साइजेबल करेक्शन भी दीप कोई ऐसा, आपको याद होगा, मैं आपको बताऊं, मेरे ख्याल से 15,000 से जो एक बार करेक्शन दिया था निफ्टी ने, 15,000 के आसपास से सीधा 14,150 14,200 का 800 पॉइंट का, उस समय 800 पॉइंट कम होते थे। अब 18,000 पे 800 पॉइंट और कम होते, उस समय ज्यादा होते थे। वो करेक्शन था, लेकिन वो भी करेक्शन 1-1.5 दिन 2 दिन का ही था। पहली बार टाइम वाइज करेक्शन थोड़ा सा आया है निफ्टी में, बट अल्टीमेटली आपको डेटा को देखना है और डेटा के दम पर साफ है बाजार ओवरसोल्ड थे, अब भी हैं। और इसी वजह से 17,950 और 17,950 का लेवल मैं आज से नहीं दे रहा हूँ, पिछले 4 दिन से दे रहे हैं। जब आप वहाँ से 400-500 पॉइंट दूर थे तब भी हम कह रहे हैं 17,950 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एग्जैक्टली अहम सपोर्ट लेवल से निफ्टी घुमा है। तो मुझे लगता है कि अगर आज हम 18,200 के ऊपर बंद होते हैं तो हम काफ़ी सेफ जोन में हो जाएंगे और फिर हम ये कह सकते हैं कि रीजनेबली की करेक्शन एक बार की पूरा कर चुका है जी। 18,400 18,500 रुकावट की जगह है, 18,375 से 18,500 वो पार कर लिया तो फिर से आप 19,000 की तैयारी करेंगे। 19,000? हाँ, 18,400 के ऊपर 18,375 18,500 जैसा आपके लिए 17,950 18,050 सपोर्ट जो है ना, वैसे 18,350 18,500 मान लीजिए जी। ये वो लेवल है जहां पर आपको इस रिकवरी को पूरा करना है। 18,500 के ऊपर आप फिर से बंद होना शुरू करेंगे, आप नए हाइज में पहुंचेंगे। 500 पॉइंट की और मूव आपके करेक्शन पूरा होने। तो देखते हैं 1 एट ए टाइम।
जैसे संकेत आते हैं, जैसा मार्केट आता है, देखते हैं बहुत सारी चीजें हैं, कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं, लेकिन इस बीच सबसे बढ़िया चीज जो है वो एक बाजार हल्के है, लोगों के पास पोजीशन कम है, काफी कुछ स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो गए। आज जो मार्क टू मार्केट लॉसेस आने थे लोगों के वो नहीं भर पाए, वो ट्रिगर हो गए, तो अच्छे सपोर्ट लेवल से बाजार ऊपर आ गए। आज सुबह आप कह भी रहे थे कि एक तो मूव आनी चाहिए जिस हिसाब से पिच कर रहे हैं, और वो और तो आप देखिए नीचे से 200 पॉइंट करीबन निफ्टी आ गया है। बिल्कुल सर, 200 पॉइंट एग्जैक्टली ऊपर है इस समय। मान ले कि आज की मूव हो गई है, थोड़ी और नहीं हो सकती है, ना हुई नहीं हो सकती, हो सकती है यहाँ से खत्म नहीं हुई, आज खत्म नहीं हुई, वही सवाल पूछना। नहीं खत्म नहीं हुई। चलिए, तो और एक्शन पैक क्लोजिंग आने वाली, मतलब सरप्राइज आएगा तो आपको ऊपर की तरफ आएगा। अच्छा, आज का ट्रेंड ऊपर का है, आज का शॉक नहीं लगेगा 1.5 घंटे में। सरप्राइज लगा तो ऊपर सरप्राइज आया तो ठीक, शॉक नहीं लगेगा, चिंता न करें। चलिए, तो ये क्लियर है, तो और एक्शन एक्सपेक्ट करें। इस समय बाजार में अच्छी रिकवरी है, ऊपर से फिर से थोड़ा हल्का है बाजार, बट आइए 1.5 घंटे का एक्शन भरपूर होने वाला है। बढ़ाते हैं एक्शन को आगे, जानते हैं आने वाले दिनों के लिए कुछ अहम ट्रिगर्स और साथ ही आज के खबरों वाले शेयर्स भी, कई सारे नतीजे भी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। मानसी और कुशल है हमारे साथ तैयार। मानसी, बताएं कौन से ट्रिगर्स पर रखनी है नजर? गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। टेक महिंद्रा, HDFC AMC और इंडस टावर, इनके नंबर्स पर फोकस है अभी। निफ्टी और FNO में ये आने बाकी है। इसके अलावा कल निफ्टी स्पेस में एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, सिप्ला, कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स आएंगे। वायदा बाजार में अंबुजा सीमेंट, कैनरा बैंक, MGL, डॉक्टर लाल पैथ लैब, परसिस्टेंट सिस्टम, PI इंडस्ट्रीज और टोरेंट फार्मा के नंबर्स पर नजर रहेगी। ट्रिगर्स की अगर बात करें, वोडाफोन और भारती एयरटेल पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन पेनाल्टी केस की अगली सुनवाई जो है वो कल होने जा रही है। गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड 1:1 बोनस इशू की एक्स डेट होगी कल। वहीं WHO की टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की एक बैठक कोवैक्सीन के इमरजेंसी यूज पर कल होने जा रही है, और साथ ही जील और इन्वेस्को केस में वर्डिक्ट जो है कल आने वाला है, तो इस पर भी नजर रहेगी। शिवा सीमेंट बोर्ड मीट है वॉलंटरी डीलिस्टिंग को लेकर, और ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज और IRB इंफ्रा दोनों कंपनियों के पूंजी जुटाने को लेकर कल बैठक होने जा रही है। HUL, इन्फोसिस, L&T टेक्नोलॉजीज और नेस्ले, ये चारों शेयर कल एक्स डिविडेंड ट्रेड होते हुए दिखेंगे। 27 अक्टूबर बुधवार के दिन अदानी पोर्ट्स, बजाज ऑटो, इंडसइंड बैंक, ITC, L&T, मारुति सुजुकी, SBI लाइफ और टाइटन, निफ्टी में इन तमाम कंपनियों के नंबर्स आने हैं। वहीं वायदा बाजार में अदानी एंटरप्राइजेज, कमिंस इंडिया, डालमिया भारत, दीपक नाइट्राइड, ल्यूपिन, OFSS, टाटा केमिकल्स, टोरेंट पावर, UBL, USL, जी एंटरटेनमेंट, इन तमाम कंपनियों के नंबर्स पर फोकस रहेगा। TTK प्रेस्टीज, 27 अक्टूबर को बोर्ड बैठक है, शेयर विभाजन को लेकर इस बैठक में फैसला होगा। MPS बोर्ड बैठक होने जा रही है, बायबैक पर विचार होगा। ओमैक्स लिमिटेड की EGM होगी। वहीं सागर सीमेंट पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करेंगे। बैंक ऑफ जापान के ब्याज दर पर फैसले आते हुए दिखेंगे, और साथ ही UK का बजट है जिस पर नजर रखनी होगी। हैवेल्स इंडिया एक्स डिविडेंड ट्रेड होता हुआ 27 अक्टूबर बुधवार के दिन दिखेगा। ओके, तो ये है वो सारी आपको ट्रिगर्स जिन पर रखनी है नजर। लेकिन खबरों वाले शेयर भी जान लेते हैं। कुशल हमारे साथ है। कुशल, रिजल्ट्स आए हैं बहुत सारे? काफी सारे रिजल्ट्स आए हैं, F&O स्पेस के भी काफी नंबर्स और कैश के भी नंबर्स आए हैं। अनिल जी, तो पहले F&O वाले बताओ। पहले F&O वाले बताते हैं। तो सबसे पहले कोलगेट नंबर्स जो हैं अनुमान से हल्के से कमजोर साइड पर देखने को मिल रहे हैं। मुनाफा 274 करोड़ से घटकर 269 करोड़ पर आता हुआ दिखा। हमारा अनुमान 290 करोड़ रुपए का था। साथ ही मार्जिन देखें आप, 31.8% से घटकर 29.6% के मार्जिन कंपनी ने दर्ज किए। हमारा अनुमान 30.2% के मार्जिन का था। इनफैक्ट यहाँ पर रैमको सीमेंट्स के भी नंबर्स आते हुए दिखे हैं। अनुमान से बेहतर साइड पर नंबर्स दिख रहे हैं। मुनाफा 236 करोड़ से बढ़कर 517 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। यहाँ पर एक डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट्स भी हुई है करीब 305 करोड़ रुपए की। साथ ही कंपनी की जो बिक्री है वहां पर ऑलमोस्ट 1500 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने टच किया है। हमारा अनुमान 1334 करोड़ रुपए का था। मार्जिन्स देखिए 35.2% से घटकर हालांकि 26.4% पर आई है, पर हमारे अनुमान से बेहतर है। हमारा अनुमान 25.8% का था। SRF मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स हैं। मार्जिन्स 28% से घटकर 23%, हमारा अनुमान 25% का था। और जो कंपनी का मुनाफा है 383 करोड़ पर आता हुआ दिखा है 316 करोड़ के मुकाबले, पर हमारा जो एक्सपेक्टेशंस थी वो 421 करोड़ की थी। हालांकि कंपनी की जो आय है वो ऑलमोस्ट हमारे अनुमान के बराबर आती हुई दिखी है 2840 करोड़ पर। न्यूजन सॉफ्टवेयर नंबर्स बेहतरीन लग रहे हैं। तिमाही आधार पर मुनाफा 21.5 करोड़ से बढ़कर 37.5 करोड़ पर। साथ ही कंपनी की जो मार्जिन है 11.7% से बढ़कर अब 22.4% पर आती हुई दिख रही है। स्वराज इंजन्स नंबर्स यहां पर भी अच्छे हैं। मुनाफे 27 करोड़ से बढ़कर 34 करोड़, और कंपनी की जो मार्जिन है 13.6% से बढ़कर 13.9% पर आती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा दो एक्सक्लूसिव्स हैं।
जो हमने आपको बताई है, जिसमें सबसे पहला तो एलआईसी के आईपीओ को लेकर है। यहाँ पर सरकार की एलआईसी के आईपीओ को लेकर आज अहम बैठक हुई है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, और दीपम सचिव भी इस बैठक का हिस्सा थे। और यहाँ पर जनवरी तक डीआरएचपी फाइल हो सकता है और मार्च से पहले आईपीओ की संभावना लगाई जा रही है। साथ ही स्टील मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी ने कहा, यह भी एक्सक्लूसिव जानकारी है कि स्पेशलिटी स्टील पीएलआई के लिए आवेदन नवंबर के दूसरे हफ्ते में आता हुआ दिख सकता है। यहाँ पर ये दो खबरें एक्सक्लूसिव्स वाली हैं। साथ ही टीवीएस मोटर्स पर भी आपको नजर रखनी होगी, क्योंकि इराक में भावान इंटरनेशनल के साथ इन्होंने अपने कारोबार विस्तार करने के लिए करार कर लिया है। साथ ही रामकृष्ण फोर्जिंग्स ड्राइव लाइन सेगमेंट में कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। स्पाइस जेट 31 अक्टूबर से 28 नई घरेलू उड़ानें जो हैं ये शुरू करते हुए नजर आएंगी। एसएच केलकर भी फोकस में रहेगा, क्योंकि 29 अक्टूबर को शेयर बाईबैक पर बोर्ड बैठक होने वाली है। एग्रेसिल ने भी कैपेसिटी एक्सपेंशन किया अपने भावनगर प्लांट में, तो इस पर भी नजर रहेगी। और अंत में 3 ब्लॉक डील्स है मेरे पास, जहां पर आईसीआईसीआई बैंक 50 लाख शेयरों के कई सौदे हुए हैं। साथ ही आईआरसीटीसी लगभग 7 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं यहाँ पर। और अंत में पीएनबी 45 रुपए 10 पैसे प्रति शेयर के भाव पर लगभग 14 लाख शेयरों के यहाँ पर भी ट्रेड्स होते हुए दिखे हैं। ओके, तो आज तो मेरे ख्याल से पिछले पूरे हफ्ते में इतनी खबरें नहीं बताई होगी 2 बजे आज है ना, एक ही दिन है ना। और बैक टू बैक अभी पिछले 15 मिनट में बैक टू बैक सारे बड़े नतीजे आते हैं। अच्छा, तो कौन कौन से आ गए? रैमको सीमेंट, कोलगेट, एसआरएफ, ये 3 बड़े हैं। 6 थे ना आज एफएनओ में से, तो 3 आ गए। हाँ, 3 आ गए। 3 आ गए। अभी इंडस टावर बाकी है, इंडस टावर बाकी, एचडीएफसी एएमसी बाकी है, कोफोर्स सुबह आ गया, 4 आ गए, 2 बचे और टेक महिंद्रा बचे। ओके, तो ये है आपके सारे के सारे रिजल्ट्स। आइए, सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ तैयार है। बिल्कुल पहला कुणाल जी राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। अनिल जी, हमारा जो चार्ट कॉर्नर पिक है वो है ओएनजीसी पे खरीदारी की राय है। टेक्निकली स्टॉक काफी स्ट्रांग है, स्टॉक ने करेक्शन दी थी और आज पिछले 3 दिनों के हाईज के ऊपर निकला है। हल्का सा गैप है, कुणाल जी रोशनी डालेंगे रनअवे गैप है कि ब्रेकअवे गैप है, बट एक गैप के साथ स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिला है। और टेक्निकली स्टॉक 170 प्लस के लेवल शॉर्ट टर्म में दिखाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। अरे जी देखिए, बिल्कुल जैसा राकेश जी कह रहे हैं, रनवे गैप बना है और साथ में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बुलिश फ्लैग पैटर्न चार्ट पर बनता हुआ दिख रहा है। ओएनजीसी का करेक्शन पूरा हो चुका है और इन स्तरों पर बाय करके चले। 160 रुपए 50 पैसे पर स्टॉप लॉस रखना है। 160 हाफ का स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 167 का होगा, इवेंचुअल टारगेट 171 का होगा। तो 171 के लक्ष्य के लिए ओएनजीसी में हमारी खरीदारी की राय। चलिए, तो ओएनजीसी खरीदारी करने की राय कुणाल जी राकेश जी आपसे अगर वक्त हो तो। जी जी। अनिल जी देखिए, बैंक निफ्टी में इतनी जबरदस्त तेजी है, तो अनिल जी कल तो आपका मूड जरूर खराब हो ही गया होगा। तो अनिल जी आज मूड सुधर गया या अभी भी उखड़ा हुआ है कुछ? मेरा कोई खराब नहीं था, मुझे पता था आज बैंक निफ्टी इतना चलने वाला है, इसलिए मैंने कल खराब ही नहीं किया मूड। देखो ऐसा है, देखिए कुणाल जी, सिंपल सी बात है। अनिल जी यहाँ तो जी बोलिए, आप बोलिए जी। अनिल जी यहाँ दिल्ली में तो चंद्रमा के दर्शन नहीं हुए, इसलिए सबका मूड खराब था। तो अनिल जी आपका मूड तो बैंक निफ्टी के कारण आज सुधर ही गया हो। हाँ, ये बात सही है। सोचो, आपका तो फिर भी ठीक है, वो हमारी महिलाएं जिन्होंने व्रत भी रखा और क्रिकेट लवर भी हो, उनके लिए तो डबल। अच्छा, मैंने सुना चांद भी बहुत लेट निकला था, 10 बजे तक जाके। आप हाँ क्यों करे? आपको क्या पता? आपके फैमिली में तो सर पता चलता है। आपके लिए कौन देख रहा था? मेरे लिए पता तो चलता है। अच्छा, फिर ठीक है। अच्छा, वो क्लेरिफाई कर दिया। आजकल क्या है, देखो जमाना बहुत एडवांस है। लोग शादी के पहले भी देख सकते हैं कि चांद पहले बिना दीप को देखे हुए होना चाहिए। खाऊंगी पीऊंगी नहीं, वैसा हो सकता है। और ऐसा हो तो और दीप को लगेगा कि हाँ यही तो है। नहीं, ऐसा नहीं ना। चलिए, तो ओके, ओएनजीसी खरीदारी करने की राय कुणाल जी राकेश जी की तरफ से। और इंसिडेंटली किरण जी और सुमित जी दोनों ही ओएनजीसी खरीदने की राय दे रहे हैं। तो किरण जी जल्दी से आप भी बता दें अपनी स्ट्रेटेजी ओएनजीसी पर।
बिल्कुल राकेश जी, कुणाल जी ने तो स्ट्रैटेजी बता दी। मैं ऑप्शंस के जरिए ट्रेड लेने की सलाह दूंगा। वो जो पैटर्न की बात कर रहे थे कुणाल जी, वो बिल्कुल सही है, और उसी के बिना पे मैं 165 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह दे रहा हूँ। ₹1.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा 10-20 पैसे बढ़ गया होगा तो आप थोड़ा सा नीचे आने के बाद एवरेज करें। आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 50 पैसे नीचे यानी ₹1 का होगा, और गुरुवार तक यानी इस मंथली एक्सपायरी के पहले आपको ये कम से कम ₹4.45 ये देखने को मिलेंगे। तो मेरा मानना है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो और प्रीमियम पैसा डबल हो जाता है, उस लिहाज से ओएनजीसी का आपको 165 का कॉल ऑप्शन इसी महीने का लेने की सलाह होगी। ओके, तो ओएनजीसी खरीदारी करने की राय किरण जी की, साथ ही कुणाल जी, राकेश जी की, और साथ ही साथ सुमित जी की तरफ से भी है। तो आप तीनों की तरफ से ये जॉइंट कॉल मान लें, समझ लें। आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और कॉल्स की तरफ करते हैं फोकस। उससे पहले एक बार जल्दी से स्प्रेड या फिर व्यू आशु सर का ले लिया जाए। आशु सर, 18,000 के नीचे फिसलने की आपने बात की थी, फिसल भी गया, फिसल के वापस थोड़ा ऊपर आया है, टिकना मुश्किल हो रहा है। पहले तो बताएं कोई ट्रेड, कोई अपडेट, कोई स्प्रेड? अनिल जी, व्यू सेम है, मार्केट सेल एट राइज है, कोई ओवरबॉट नहीं है अनिल जी। स्टॉक्स बहुत आप ओवरसोल्ड की बात कर रहे हैं। इंडेक्स में हो सकता है सेफ हेवन 7 बैंक निफ्टी है और बैंकिंग स्टॉक्स है, अदरवाइज अनिल जी सेम व्यू है, स्टॉक्स ओवरबॉट है। अनिल जी टाटा कैम 950 से 1150 में इतने पैसे नहीं आए जितने 1150 से नीचे आने में लोगों के लग जाएंगे। सेम वे अनिल जी टाटा पावर भी अगर 160 से 250 हुआ तो उसमें इतने पैसे नहीं आएंगे जितने 250 से 210 में जा रहे होंगे। आईटीसी, एचसीएल टेक, अनिल जी इतने सारे स्टॉक्स हैं जिनकी मैं बात कर सकता हूं। तो अनिल जी वो एक्सपायरी में कोई एग्जिट वेग्जिट नहीं मिलेगा कि किसी को मिल जाएगा। इंडेक्स ऊपर दिखेगा तो अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूं 200, 300, 400 हो जाए तो बहुत अच्छे एग्जिट करने के मौके मिलेंगे। अदरवाइज अनिल जी कोई मार्केट में मुझे पर्सनली अनिल जी कोई अभी ऐसी जान नहीं लगती। मेरे लिए मार्केट सेल एट राइज है। इधर उधर के स्टॉक्स अनिल जी छोटे मोटे अच्छे लगते हैं तो अनिल जी डिसिप्लिन से इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि छोटा ट्रेड मजेदार नहीं है, बड़ा ट्रेड ऊपर में है नहीं। ऊपर में जो ट्रेड है वो यही है कि जो आपकी होल्डिंग्स है पहली फुर्सत में निकलने की कोशिश करें, लेकिन वो एग्जिट इतनी आसानी से मिलेगा नहीं। अगर नहीं मिलेगा तो अनिल जी और हाथ डालने की अभी जरूरत नहीं है, लॉस को कभी एवरेज आउट नहीं करना चाहिए। तो अनिल जी मेरा व्यू तो नहीं है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो बहुत बढ़िया मौके मिलेंगे सेल करने के। 18,000 एक बार ब्रेक किया, आगे पीछे करके दोबारा भी कर देगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अनिल जी ऊपर में टिकने वाला मुझे कोई ऐसा ओवरसोल्ड वाला सिग्नल नहीं दिखता। सेफ हेवन अगेन बोल रहा हूं अनिल जी, तीसरी बार है वही रिपीट कर रहा हूं, बैंक बड़ौदा, कैन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यही सेफ हेवन है। ऑब्वियसली आईसीआईसी बैंक और एक्सिस तो है ही, तो बैंक निफ्टी सेफ हेवन है। उसको देख के अनिल जी आज अगर आप देखिए ना, उसको देख के शायद आप इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन क्या आम पब्लिक उसको देख के इंजॉय कर पा रही है? नहीं। वो एक अनिल जी एकेडमिक फिगर है कि बैंक निफ्टी न्यू हाई में, या ट्रेडर के लिए जिसने निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड किया हुआ है। अदरवाइज अनिल जी कुछ स्टॉक्स हैं उसको छोड़ के अदरवाइज तो कोई स्टॉक्स चल नहीं रहे। तो अनिल जी मुझे कोई ऐसा अच्छा नहीं लगता। आपकी बात सही है, और एक ट्रेड अनिल जी, लेकिन आपकी बात सही है, लेकिन आशु सर एक आपकी बात तो सही है वैसे, लेकिन आप एक काम करें जरा, एक बार है ना जय ठक्कर और विश्वेश के ट्विटर हैंडल के उस पे वॉल पे जाएं, फिर आपको पता चलेगा कि बैंक निफ्टी की तेजी कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं। आप देखिए जय के रिव्यूज देखिए, विश्वेश के रिव्यूज देखिए, ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना है। उन्होंने बैंक निफ्टी की तेजी कितनी शानदार तरीके से पकड़ी है और जबरदस्त पकड़ी है। तो जहाँ है वहाँ है, ऐसा नहीं आपने रिकमेंडेशन नहीं किया, अलग बात हो सकती है, लेकिन उनकी रिकमेंडेशन पे लोगों ने भरपूर पे, आप देखिए जो तारीफ उनकी हो रही है कमाल है। और स्ट्राइक रेशियो जय का देखिए, आप विश्वेश का देखिए, अमेजिंग जी। नहीं अनिल जी बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो कह रहा हूं कि ये तो ट्रेडर्स मार्केट थी, जिन्होंने बैंक निफ्टी में पार्टिसिपेट किया है उसी ने पैसे बनाए हैं। और दूसरी चीज अनिल जी, मैं तो बार बार बोल रहा हूं, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी जो नेक्स्ट 2 महीने है वो पीएसयू बैंक्स के हैं, तो बैंकिंग में बने रहिए, वो ठीक है। लेकिन अदर देन दैट अनिल जी स्टॉक्स में कुछ मजा नहीं आ रहा। तो जो अगर अनिल जी कोई फंसा होता है तो क्या होता है कि जिसके पास ऑलरेडी 4 स्टॉक्स फंसे हुए हैं तो वो 5वें में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। इवन वो बहुत अच्छी कॉल होती है, चाहे मैं दूं, चाहे विश्वेश दे, चाहे आप दें, क्योंकि ऑलरेडी 4 स्टॉक्स में हम फंसे हुए हैं अनिल जी। चाहे फार्मा हो, ग्लेनमार्क हो, कोई भी स्टॉक को देखिए ऊपर से ऐसे नीचे आए हुए हैं कि कोई मुझे सिग्नल ही नहीं दिख रहा कि कोई एग्जिट का हो। तो उसके चलते अनिल जी मुझे मार्केट में कुछ मजा नहीं दिख रहा। और ये लंबा भी हो सकता है, मतलब टाइम वाइज लंबा हो सकता है, टाइम वाइज लंबा और ज्यादा किल करेगा, क्योंकि आपको ये डाउट तो हमेशा रहता है कि क्या मैंने ऊपर में तो नहीं ले लिया, क्या मैं मार्केट में टॉप में नहीं ले लिया। मार्केट टॉप हो ना हो, क्या मेरे स्टॉक का टॉप बन गया अनिल जी, इंपॉर्टेंट वो चीज है। तो मुझे लगता है काफी सारे स्टॉक्स के साथ ये दिक्कत है। इंडेक्स में फिर ऊपर नीचे चलता रहेगा। इंडेक्स तो अनिल जी सुबह 18,000 टूटा, उसके बाद फिर 18,200 गया, 18,200 के बाद फिर 18,100 भी टूट गया। तो
ये चीजें तो नहीं जी चलती रहेंगी तो इसमें ट्रेडर में जो मर्जी करता है, लेकिन जो मुझे चिंता है वो स्टॉक्स वाले की, क्योंकि स्टॉक्स में जी बहुत मतलब, और ये नहीं कहते जी आप मिड कैप में देखिए एमटाटेक, रूट मोबाइल, एमसीएक्स, मतलब जो अच्छे पॉपुलर और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स थे सब में अनिल जी 200 300 रुपए की गिरावट है। मतलब अगर आप देखिए मतलब कि छोटे निवेशक ने अगर 200-300 शेयर स्टॉक्स भी ले रखे हैं तो भी कैसा लॉस होता है अनिल जी, तो ये बहुत मुश्किल होता है इस मार्केट को नेगोशिएट करना। ऑल आई एम सेइंग सो अनिल जी नया कोई इंटरेस्ट नहीं है। एलएनटी के नतीजे आने हैं अनिल जी, तो मुझे लगता है कि एलएनटी में एक 1:1 स्प्रेड बनाया जा सकता है सिर्फ 10 रुपए कॉस्ट पे, और अगर वो कहेंगे तो मैं आपको दे देता हूं अनिल जी, अदरवाइज कोई मेजर नहीं है। और जो 18,200-18,000 का बुल्स बियर स्प्रेड बनाया था अनिल जी परसों, वो भी प्रॉफिट में है, और वो तो अनिल जी प्रॉफिट में रहेगा ही रहे। अगर मैं बहुत ज्यादा ठीक हो गया, इसका 17,800 भी टूट गया तो लॉस होगा, नहीं तो लॉस नहीं होगा अनिल जी। मेरे गलत जाने पे तो लॉस हो ही नहीं सकता उसमें, कि अगर मार्केट ऊपर चली जाएगी तो लॉस होगा ही नहीं उस स्प्रेड में। अगर मैं बहुत ज्यादा ठीक हो गया कि 17,800 भी टूट गया तो अनिल जी लॉस होगा। तो आई थिंक वो बहुत ही बढ़िया स्प्रेड है, जिसने बनाया हुआ है वो बना रहे, जिसने बुक किया वो दोबारा बना ले, जिसने नहीं बनाया वो फिर बना सकता है। कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ गई है, जो कल 4 रुपए क्रेडिट मिल रहा था आज वो मतलब अच्छा क्रेडिट मिल रहा है, तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा उसके लिए। मैं आपके पास आ रहा हूं स्प्रेड के लिए, उससे पहले एक बार जल्दी से जीएमडीसी के रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स बता दिए जाए। 12 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 40 करोड़ आता हुआ दिखा है, दमदार रिजल्ट्स दिख रहे हैं साल दर साल, और हमेशा से फेवरेट स्टॉक रहा है जीएमडीसी सुमित जी का। सुमित जी आप चार्ट तैयार रखिए, वैसे तो 7% ऑलरेडी बढ़ चुका है, दमदार नतीजे के पास आते हुए दिख रहे हैं। तो ये नतीजे आए हैं आपके लिए जीएमडीसी के, बेहतरीन परफॉर्मेंस जीएमडीसी की तरफ से आती हुई दिख रही है। मुनाफा 12 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़, यानी कि 2.5-3 गुना मुनाफा हो गया। गजब, क्या बात है। नहीं 3 गुना से ज़्यादा हो गया, लगभग 300% मुनाफा बढ़कर आया। आय भी 235 करोड़ से बढ़कर 486 करोड़, ऑलमोस्ट दुगुनी होती हुई दिख रही है आय, मुनाफा 3 गुना। सुमित जी 82 रुपए तक का मूव इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिलेगा, और एक बार 82 रुपए का लेवल ऊपर में तोड़ेगा और क्लोजिंग बेसिस पे उसके ऊपर क्लोज देखने को मिल जाएगा, तो फिर स्टॉक ऊपर में 90 रुपए से लेकर 95 रुपए तक का मूव आने वाले दिनों में दिखा सकता है। पोजीशन होल्ड करें, कोई भी डिप आता है खरीदारी करें। 72 रुपए का नीचे में सपोर्ट है, 82 के बाद 90 रुपीज तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जीएमडीसी में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए जीएमडीसी पर राय इस वक्त आती हुई। आइए बढ़ते आगे सचिन जी के लिए बिल्कुल BTST का। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी यहाँ पर और एक स्टॉक रेडार पे आया है ऑन द शॉर्ट साइड। पिछले हफ्ते से हम कुछ आइडियाज़ यहाँ पर रेकमेंड कर रहे हैं शॉर्टिंग पे, एंड मुझे लग रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में जिस तरीके से एक फॉर्मेशन है, मुझे लग रहा है कहीं जाकर ये इंटरमीडिएट टॉप बन गया है लगभग अराउंड 2490 के आसपास। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है यहाँ से वापस थोड़ी सी बिकवाली करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 2345 के आसपास। टारगेट ऑन द लोअर साइड हो सकता है अराउंड 2085 का पोजिशनली, एंड इंटरमीडिएट टारगेट मुझे लग रहा है 2110 के आसपास के स्विंग्स इमीडिएटली बनने चाहिए, बेचना चाहिए गोदरेज प्रॉपर्टीज को। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी करने की राय यहां पर आती हुई दिख रही है इस वक्त। आइए इस बीच CSB बैंक, इसके नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। ये है वो स्टॉक जो सुबह आज आपको नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे। मैं हमने बताया था कि इसके रहेंगे रिजल्ट्स दमदार, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि जो हमने सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा दमदार रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं, क्योंकि आजकल रिजल्ट के मामले में हम थोड़ा कंजर्वेटिव चलते हैं। गलत ना हो जाए, ज़्यादा सही हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, खराब नहीं होना चाहिए। 69 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 120 करोड़ आता हुआ दिखा है। मुनाफे में दमदार बढ़त आती हुई दिख रही है। ग्रोस NPA घटे हैं तिमाही दर तिमाही, 5% के आसपास से जो घटकर 4% के आसपास आते हुए दिख रहे हैं। अच्छी रिकवरी आप ग्रोस NPA में देख सकते हैं। नेट लेवल पर भी NPA कम होते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक 9% ऊपर है। दमदार परफॉर्मेंस आज आती हुई दिख रही है। कुणाल जी रिजल्ट्स पे चार्ट्स तो आप ही को देखने, बताएं सर। CSB बैंक अनिल जी जबरदस्त ब्रेकआउट है अनिल जी, शानदार ब्रेकआउट आता हुआ 325 के ऊपर दिखाई दिया है। 325 के ऊपर अगर ये कुछ समय और टिक जाता है तो बिल्कुल आज पोजिशनल बेसिस पर बाय करके जाना चाहिए। मुझे लगता है कि स्टॉक में भी एक बहुत लंबा कंसोलिडेशन इस ब्रेकआउट के पीछे है, तो बहुत संभावना है कि 360 तक का मूव आएगा। 325 के ऊपर अगर आज ये क्लोज देता है तो मेरी राय बाय करने की होगी। टारगेट होगा 350 360, और 325 के ऊपर क्लोज आए तो बाय करें। तो
तो ये है आपके लिए सीएसबी बैंक दमदार परफॉर्मेंस। और एक राइट बैक भी है देवांशी, अभी अच्छा, बता देंगे 6 करोड़ का एक राइट बैक। सर इस बार अगर आप कोई भी बैंक रिकवरी तगड़ी आ रही है, तो जो प्रोविजन के नंबर्स हैं वो सबसे अहम होंगे, क्योंकि जिस तरह से प्रोविजन के नंबर्स आएंगे वो घटेंगे और इसी के चलते मुनाफे में एक बड़ा जंप आपको देखने मिलेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो एनपीए का प्रोविजन है वो कम होता हुआ दिख रहा है, नेगेटिव है, यानी कि 6 करोड़ का राइट बैक उन्होंने किया है, जो कि पिछले साल करीब 21 करोड़ का उन्होंने प्रोविजन किया था। पिछले अगर आप तिमाही में देखें तो 104 करोड़ था, तो इसके चलते भी एक बड़ा बूस्टर मिला और एसेट क्वालिटी अच्छी है। समझाओ मुझे इसको। तो पिछली तिमाही में उन्होंने सोचा था कि हमारे एनपीए बढ़ सकते हैं, राइट, बराबर है, इसलिए उन्होंने प्रोविजनिंग कर दी कि भाई देखो 100 करोड़ रुपए के एनपीए आ सकते हैं, यही। इस बार इन्होंने कहा ना जरूरत ही नहीं, हमने एक तो कर दिए थे सेफ्टी के हिसाब से कि कभी एनपीए हो गए तो। अभी एनपीए तो छोड़ो, हमारे उल्टा जो हमने पहले सोचा था कि हो जाएंगे उसकी जगह रिकवरी हो गई, यही ना? यस सर, बराबर है, यस सर, समझ गए? यस सर। तो आसान भाषा में ये कि जब भी प्रोविजनिंग कम हो तो आप ये समझिए, प्रोविजन का फिगर घटे तो ये समझिए भाई कि डर कम है बैंक को एनपीए होने का। एक तो एनपीए जो हो गया उसको तो एनपीए में डालना ही पड़ेगा, जो नहीं हुआ उसको आपको प्रोविजनिंग में डालना पड़ता है कि प्रोविजनिंग कर दें भाई कि लोन दिया है, पैसे आएंगे नहीं आएंगे, डर रहता है। प्रोविजनिंग में भी क्या परसेंटेज रहते हैं, कितने दिन तक पैसा नहीं आया तो उसकी अलग प्रोविजनिंग, ज़्यादा दिन तक नहीं आया तो और ज़्यादा प्रोविजनिंग, कुछ साल, 1.5 साल, 2 साल तक ना आए तो पूरी प्रोविजनिंग, ऐसे परसेंटेज चलता है। 3 महीने के बाद इतनी, 6 महीने के बाद इतनी। सो प्रोविजनिंग कम हो गई और सामने जो पहले प्रोविजनिंग की गई थी तो उसको रिवर्स किया है, राइट बैक किया है। यानी कि पहले हमने सोचा था ये आदमी तो पैसे देगा ही नहीं, उसने दे दिए, तो सीधे सीधे पैसे मुनाफे में। बिल्कुल, देवांशी जी ठीक समझ गए? यस सर, परफेक्ट, थैंक यू। ओके, तो ये है आपके लिए सीएसबी बैंक पर के नतीजे जो दमदार आते हुए दिख रहे इस वक्त आपके सामने, तगड़े। लेकिन एक और खबर जिसका जरा फुल फ्रेम में लाइए, ये तो लोगों को जमाने से इंतजार था, आंखें थक गई है बीपीसीएल के डिविडेंड का इंतजार करते करते। फाइनली जी बीपीसीएल का डिविडेंड आने की तैयारी। 29 अक्टूबर को नतीजों के साथ डिविडेंड पर भी बोर्ड बैठक है, यानी कि अब तारीख ही आएगी। डिविडेंड तो 58 रुपए है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। तो 58 रुपए का डिविडेंड आना तो तय है, वो तय है। लोग कब से, जब भी मैं कोई डिविडेंड की बात करता हूँ लोग तुरंत मुझे भेजते हैं सर वो 58 रुपए आए नहीं। अरे भाई साहब मेरे अकाउंट से थोड़ी ट्रांसफर कर दे। कुछ मैं मैसेजेस देख रहा हूँ जो कह रहे हैं आज ही शायद कुछ रिसीव हुआ है, आज पिछले जो है वो आज क्रेडिट हुआ है। कौन से वाले? और पहले के कोई बाकी? पिछले वाले थे बीपीसीएल का। अच्छा, वो जो नॉर्मल वाले डिविडेंड थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं। अच्छा, ओके, फाइनल। चलो बधाई, आपने अपने बैंक अकाउंट चेक करें भाइयों। मोटे पैसे भाई, 58 रुपए कम थोड़ी होते हैं किसी भी शेयर के लिए। और 450 रुपए का शेयर है, 12, 13, 15% का डिविडेंड। तो बीपीसीएल पर डिविडेंड आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, ज्यादा जोश में ना आए, आज खरीदने पर डिविडेंड नहीं मिलेगा, इसकी रिकॉर्ड डेट जा चुकी है। तो अब मुझे याद तो नहीं है, मेरे ख्याल से कुछ सितंबर की थी, 12-15 सितंबर के आसपास की। 16 सितंबर थी ना, आई थिंक 16। हाँ, 15-16 सितंबर के दिन आपके पास शेयर थे। तो अब अभी आज है नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, उस दिन थे ना, बस डिविडेंड मिल जाएगा। 58 रुपए का डिविडेंड आने की तैयारी में। तो अब जो लोग मुझे सवाल मुझे बहुत इतने सवाल आए बीपीसीएल डेट कब आएगी, अब मैं कैसे बताऊं? सर ये नया इंटरिम डिविडेंड की बात कर रहे हैं, नया डिविडेंड भी दे रहे हैं। आई थिंक क्योंकि अगर आप पढ़ो, इट इज हियर बाय नोटिफाइड दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स will also consider declaration of interim dividend for FY22 and record date। तो इसका मतलब पुराना डिविडेंड आज ही आया है लोगों को? हाँ, वही लग रहा है कि पुराना डिविडेंड आज आ गया और अब नया, और नए की बात। ऐसी कंपनियां होनी चाहिए, पुराना आज और फिर नए की भी तैयारी। तो चलिए अब, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, अब जो आएगा वो 58 रुपए टाइप नहीं आएगा, ये नॉर्मल वाला डिविडेंड होगा। तो डिविडेंड और रिजल्ट दोनों पर 29 अक्टूबर को है बोर्ड बैठक। आज सुबह एचपीसीएल किसने बोला था खरीदने के लिए? कुणाल जी। कुणाल जी, एचपीसीएल आपने बोला, चार्ट्स बीपीसीएल के भी आपको ही देखने पड़ेंगे, बताएं सर। अनिल जी, चार्ट बहुत अच्छा है। जब मैंने एचपीसीएल की बात की थी उस समय भी अनिल जी बीपीसीएल आईओसी दोनों चार्ट देखे थे। और बीपीसीएल में अनिल जी मुझे लगता है चार्ट अच्छा है। एक सपोर्ट है मौजूदा स्तरों के आसपास, एक बहुत अहम सपोर्ट है, 435 रुपए के आसपास ये सपोर्ट नजर आता है। 435 जब तक स्टॉक होल्ड कर रहा है, इसका स्ट्रक्चर मजबूत है। तेजी बनेगी 450 के ऊपर, तो नई खरीद तब करें जब 450 का लेवल टूट जाए, तब बीपीसीएल में नई खरीदारी करें। फिर मुझे लगता है नीचे 470 तक का रास्ता बिल्कुल साफ है, 450 के ऊपर बाय करें, 470 का टारगेट हो। चलो बहुत बढ़िया, ये है आपके लिए बीपीसीएल पर आया। लेकिन इस बीच बहुत लोग खुश हैं, खाली सब लोग ऐसा है ना, सब खाली ट्वीट कर रहे हैं, सर आज ही आया बीपीसीएल, आज ही आया। जब तक नहीं आया तो रोज फोन, आज आया तो किसी को कोई ये
नहीं पूछा सर मिठाई विठाई खिलाएं, बीपीसीएल का डिविडेंड आ गया, 58 रुपए के डिविडेंड पे तो मिठाई बनती है सर। बिल्कुल बनती है। चलिए एंजॉय कीजिए, जिससे डिविडेंड आया बहुत ही बढ़िया बात है। आइए जल्दी से बढ़ते हैं आगे, और एक बार सचिन जी की तरफ से आ रही है एक बेहतरीन कॉल, उनके लिए भी गुड। बताएं सचिन जी। अनिल जी, यहाँ पर एसआरएफ में एक फ्रेश ब्रेकडाउन आया है, लगभग अराउंड 2160 के लेवल पे आसपास ये ब्रेकडाउन है। तो स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 2165 के आसपास। थोड़ा सा अगर उछाल मिल जाता है 2125 2130 के आसपास आइडियल, जहाँ पर आपको शॉर्ट पोजीशन ऐड करनी चाहिए। ऑन द लोअर साइड एक मीनिंगफुल सपोर्ट डायरेक्टली अराउंड 1980 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ी यहाँ पर बिकवाली हो सकती है एसआरएफ इस पर्टिकुलर काउंटर में। एंड अनिल जी, इसके पहले भी जो हमने कॉल दिया था गोदरेज प्रॉपर्टीज का, वो ऑन द सेल साइड था एंड ना ही ऑन द बाय साइड तो था। तो कंफ्यूजन क्या है, बाय चल गया था क्या? अनिल जी, आई थिंक वो फ्लो में आपने बाय बोल दिया था। ओहो, मैंने बोला? अच्छा, सॉरी होगी। गोदरेज प्रॉपर्टी बेचने की राय है भाई, बिल्कुल बेचना है। मैं तो, मुझे तो याद, अच्छा बोलने में गलत हो गया होगा, लेकिन मुझे तो याद है कि आपने शॉर्ट कॉल ही दिया है गोदरेज प्रॉपर्टी भी, और 2345 का आपने स्टॉप लॉस दिया है, बराबर वही तो है। ऊपर में 2085 2110 तक जा सकता है, नीचे सॉरी ऊपर नहीं नीचे। एक तो इतने दिनों से आदत पड़ी है ना ऊपर वाली, शॉर्ट कॉल कम आते हैं, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे टाइम लगेगा, एडजस्ट हो जाएगा। एसआरएफ भी बेचने की राय है 2100 रुपए के आसपास, 2165 थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस है, 1980 के टारगेट के लिए ये राय सचिन जी की तरफ से। आइए आईपीओ बाजार पर करते हैं फोकस, और आईपीओ की फंडिंग के लिए सरकार ने बनाए हैं कुछ नए नियम, वो नियम जान लेते हैं। तब तक फोन लाइन पर कनेक्ट हो रहे हैं हमारे साथ सेठी साहब, फिर सेठी साहब से भी कॉल्स ले लेंगे, दो बढ़िया बेहतरीन कॉल्स उनकी तरफ से आने की तैयारी में। लेकिन आईपीओ के नियमों में क्या बदलाव होने जा रहा है, कब होने जा रहा है, बताइए देवांशी। बिल्कुल, अब देखिए कल हमने देखा शाम को, इनफैक्ट वीकेंड पे आरबीआई ने एनबीएफसीज के लिए कई सारे नियम लागू किए हैं, और लगातार आरबीआई ये कहती आई है कि एनबीएफसीज के लिए जो रेगुलेशंस है उसको थोड़ा सा टाइटन करने की बात होती हुई दिख रही है। फाइनली आप देखिए 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा बात की गई, और उसमें सबसे अहम है आईपीओ की फंडिंग पर, क्योंकि आरबीआई ने एनबीएफसीज की तरफ से जो आईपीओ के निवेश है उस पर जो सीमा है वो तय कर दी है, अपर लिमिट है, प्रति बोरोअर 1 करोड़ तक की जो फंडिंग है वो हो पाएगी। और अब देखिए इस पे ऐसा भी है कि अब टोटली जितने भी एनबीएफसीज हैं वो मिलकर 1 करोड़ तक का जो लेंडिंग है वो प्रति बोरोअर को होने की बातचीत होती हुई दिख रही है। ये जो ओवरऑल नए नियम है ये 1 अप्रैल 2022 से लागू होते हुए दिखेंगे, यानी कि अगले साल तो ये आने वाले जो आईपीओ हैं उसमें कोई फर्क होता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन आने वाले साल में यानी कि 1 अप्रैल से ये जो नए नियम है वो लागू होते हुए दिखेंगे। अब देखिए ये जो नियम है वो इसलिए आते हुए दिखे क्योंकि काफ़ी लिक्विडिटी हो जाती है, और इसके बाद जैसे ही वो लिस्ट होता है दूसरे दिन उनको पेमेंट करना होता है जिनको भी लेंडिंग किया होता है, और उसके चलते काफ़ी सेलिंग आ जाती है, शार्प सेलिंग आती है, और इसको रोकने के लिए आरबीआई ने नए नियम एनबीएफसीज के लिए यहाँ पे बनाए हैं। इसके साथ ही आप देखिए जितने भी एनबीएफसीज हैं जो सबसे ज़्यादा लेंडिंग करते हैं, यानी कि एबी कैपिटल है, एल&टी फाइनेंस है, साथ ही ईडलवाइस जैसे जेएम फाइनेंशियल, इन पर इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा। और दूसरी तरफ इनका ये भी कहना है कि जो रियल एस्टेट फंडिंग है वहां पे भी काफी सावधानी बरतनी चाहिए। ओवरऑल जितना भी असेट या जो प्रोजेक्ट है उसको वो लेंड करते हैं उसमें वो काफी सावधानी बरतें, उसके जो रेटिंग्स हैं उसको चेक करें, और उसके बाद लेंडिंग करने की बातचीत यहाँ पे आरबीआई की तरफ से होती हुई दिख रही है। तो जो नए नियम है वो आने वाले साल में लागू होते हुए दिखेंगे, लेकिन ये कुछ स्टॉक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, जहाँ पे टाइटनिंग के चलते इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। ओके, तो ये है आरबीआई। अच्छा, आज ये रियल एस्टेट शेयर इसी चक्कर में गिरे हैं क्या? यस सर। ओहो, बट इससे ज्यादा ये नुकसान की बात ज्यादा उन कंपनियों के लिए जो आईपीओ में फंडिंग करती है। आदित्य बिरला कैपिटल, एल&टी फाइनेंस वगैरह ज्यादा करती है, जेएम भी थोड़ा बहुत करती है, तो इन कंपनियों के लिए थोड़ा नेगेटिव, क्योंकि अब ज्यादा फंडिंग नहीं पर एप्लीकेशन। लेकिन वो तो ठीक है ना, एक परिवार में 3-4 लोग तो आमतौर पर होते ही हैं, अलग अलग नाम से करेंगे अब तो। हाँ, बट थोड़ी फिर भी फर्क तो पड़ेगा, लिमिट अपर लिमिट आई थी तो हाँ, फिर भी फर्क तो लेकिन पड़ेगा। इससे ये पॉजिटिव हो जाएगा कि जो आईपीओ आएंगे उसमें सेलिंग कम हो जाएगी, ये काफी पॉजिटिव है, क्योंकि दूसरे दिन उनको पेमेंट की चिंता रहती है, तो उसको बेच के फिर पेमेंट कैसे सेलिंग कैसे कम होगी सर? क्योंकि आप देखिए आज आपने एक आईपीओ के लिए फंडिंग ले ली, ठीक है, आप 15 दिन के लिए जो भी आपने ब्लॉक कर दिए, ठीक है, वहां पे आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, आपने खरीद लिए, आपको अलॉटमेंट अगर आ जाता है, आपको रिटर्न करने हैं वो पैसे, तो आप उसी दिन लिस्टिंग गेन्स लेके। अरे बाबा, ना ऐसा नहीं है। देखो देवांशी, क्या होता है समझो इसको, कोई भी आईपीओ में जो आदमी आपसे जो आईपीओ फंडिंग कर रही है कंपनी, एनबीएफसी फॉर एग्जांपल, आदित्य बिरला कैपिटल, वो आपसे मार्जिन लेती है, राइट,
और मार्जिन उतना लेती है कि उससे कम ही अलॉटमेंट आए। राइट। समझो आपने 1 करोड़ की एप्लीकेशन लगाई, वो आपसे मार्जिन लेंगे 5 लाख रुपए, 5%। उनको पता है इस आईपीओ में 5 लाख से ज़्यादा आपको अलॉटमेंट आएगा ही नहीं। तो अब आप सोचोगे अगर 5 लाख का अलॉटमेंट आना है, 5 लाख किसी के पास मार्जिन देने का पैसा है, तो आईपीओ की फंडिंग क्यों ले रहा है? फिर सीधे लेगा। वो इसलिए ले रहा है कि आईपीओ कई गुना बढ़ता है। तो आप बड़ी एप्लीकेशन लगाते हो, जब बड़ी एप्लीकेशन लगाते हो तो आपका अलॉटमेंट के चांसेस प्रोपोर्शनेटली ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए सेलिंग वाला चक्कर नहीं है। ना, सेलिंग वाला चक्कर नहीं, क्योंकि सेलिंग तो आएगी, उतनी आएगी जितने आपके पैसे लगे हैं। तो आपके पैसे में तो आपके उधार के ही नहीं ना। एक्चुअली आपने 5 लाख रुपए मार्जिन दिया, आपको अलॉटमेंट आएगा 2 लाख रुपए का, और उल्टा 3 लाख वापस ही आने आपको, जिससे आप एनबीएफसी से फंडिंग ले रहे हैं। सो इसलिए मेन चीज ये है कि अनाप शनाप भरेंगे नहीं, और अनाप शनाप नहीं भरेंगे तो थोड़ा वो ग्रे मार्केट की प्रीमियम अनाप शनाप नहीं होगी, नहीं तो वही फंडिंग कॉस्ट को गिन के ग्रे मार्केट में प्रीमियम चलती है बहुत बार, वो मिसलीडिंग होती है। उस चक्कर में क्या होता है, एचएनआई भी और उसके बाद आपके बड़े इन्वेस्टर बड़े फंड भी वो भी लगाते जाते हैं, बाद में लिस्टिंग के बाद नीचे आएगा तो कोई नहीं लेते हैं। आईपीओ में सबको खड़े होकर लाइन लगा के लेना है। तो चलिए ये सब चलता रहेगा। आइए तब तक चलते हैं सेठी साहब के पास। वक्त है सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स का। Ebix कैश हर खुशी के लिए काफी है। सेठी साहब सुस्वागतम, बताएं सर क्या खरीदेंगे? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी 2 स्टॉक्स है, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक्स ही है जिनमें खरीदारी करनी है। बताओ सर पहला। हाँ, आज जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है पनामा पेट्रो, जो कि अभी 265 के लेवल पे ट्रेड करता है। एक सॉलिड कंपनी है ये। कंपनी मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है स्पेशलिटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, जो कि पावर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल्स, फार्मा और रबर इंडस्ट्री में काम आते हैं। तो इन सेक्टर्स को कैटर करने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाती है। बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। आपके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 33%, रिटर्न ऑन इक्विटी 24%, एक डेट इक्विटी रेशियो भी बहुत ही नेग्लिजिबल 0.12 का है, और पिछले 3 साल का पैट का कैगर रहा है 48% का। बाकी जून क्वार्टर भी बहुत ही दमदार था, 58 करोड़ का पैट आया, जो कि पिछले साल जून क्वार्टर में सिर्फ 3 करोड़ का पैट था, तो उसके सामने 58 करोड़ का पैट था। वैल्यूएशन के लिहाज से भी बहुत ही सस्ता स्टॉक है। 10 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। मुझे लगता है इस स्टॉक को इस खराब बाजार में खरीदारी करनी चाहिए, और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 280-285 रुपए का, और स्टॉप लॉस 255 रुपए का स्टॉप लॉस रखता है। ओके, 255 के स्टॉप लॉस के साथ 280-285 के टारगेट के सर इस खराब बाजार में खरीदा जाए। बाजार खराब है सेठी साहब? नहीं अनिल जी, आप मिड कैप स्मॉल कैप में तो बहुत ही खराब है अनिल जी। पिछले 4-5 दिनों में मिड और स्मॉल कैप में तो मतलब जहाँ पे ये रिटेल निवेशक चढ़ के ले रहे थे, मतलब स्टॉक बोलते के साथ भाग जाते 10-10%, 20-20%, तो वो सब स्टॉक्स में तो अनिल जी बहुत अच्छा करेक्ट हुआ है। और अब कई स्टॉक्स वापिस से बहुत अच्छे लेवल्स पे आ गए जहाँ पे फ्रेश एंट्री करने के मौके मिल रहे हैं अनिल। जहाँ आपको मुंह में पानी आ रहा है उनके भाव देख के, राइट? बिल्कुल 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 अनिल जी। माउथ वाटरिंग लेवल। अच्छा, माउथ वाटरिंग लेवल बोलने में तकलीफ नहीं है, मुंह में पानी वाला बोलने में सोचना पड़ता है कैसे बोले। मुंह में पानी सेम चीज है ना? सेम है। हाँ, सेम है ना सेठी साहब? हाँ बिल्कुल। जितनी हिंदी मुझे आती है। बताइए सर दूसरा स्टॉक। दूसरा अनिल जी जो स्टॉक है वो भी एक बहुत सॉलिड कंपनी है, ज्यादा जिक्र नहीं होता उसका। स्टॉक का नाम है एलिकॉन कास्ट एलॉय, जो कि अभी 785-700 लेवल्स पे ट्रेड। एक इनोवेटिव कंपनी, इसका नाम ही इनोवेटिव है। ये एलिकॉन का मतलब एल्यूमिनियम और आइकॉन, ये मैं इनकी वेबसाइट पढ़ रहा था, एल्यूमिनियम और आइकॉन को मिला के एलिकॉन नाम रखा है। ये कंपनी भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट एल्यूमिनियम कास्टिंग फाउंड्रीज है इनकी। 50 साल से कंपनी कार्यरत है, ग्लोबल फुटप्रिंट है, 13 इनके प्लांट है अक्रॉस 4 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एलॉय व्हील्स इन द वर्ल्ड। और एक इनका एक जेवी है जापानीज कंपनी के साथ, कंपनी का नाम है एनके कॉर्प, जो कि इस कंपनी में अराउंड 14% स्टेक ओन करती है। और रिसेंटली दोनों प्रोमोटर्स और इस कंपनी दोनों ने अपने स्टेक भी इसमें बढ़ाई है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए। ये स्टॉक अच्छा लग रहा है अनिल जी, और इसमें यहाँ पे जो करंट लेवल्स है 785-90 के आसपास, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है 830 रुपए का, और स्टॉप लॉस रखना है 770 रुपए का अनिल जी।
770 के स्टॉप लॉस के साथ एलिकॉन, इस पर आप करके चल सकते हैं खरीदारी, और साथ ही पनामा पेट्रो, यहाँ पर भी सेठी साहब की है खरीदारी की राय। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और 2 बढ़िया कॉल्स देने के लिए। आइए अब बाजार पर आपको किस तरह की बनानी है रणनीति, ये भी जानते हैं अनिल जी के साथ मार्केट स्ट्रैटेजी में। अनिल जी, ठीक ठाक संकेत हैं अगर आप ग्लोबल मार्केट्स पर नजर डालेंगे। सुबह से ही डाउ फ्यूचर्स एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहे हैं, हल्की बढ़त वहां पर है, 1/4% आपको ऊपर नैस्डैक के फ्यूचर्स दिख रहे हैं। यूरोप में थोड़ा मिला जुला कारोबार है, बट थोड़ी पॉजिटिविटी ही है, कुछ ऐसा मूव नहीं आ रहा है बड़ा वहां पर। हांगकांग और चाइना दोनों हल्की बढ़त के साथ, बल्कि हांगकांग सपाट बंद हुआ, चाइना में हल्की बढ़त आपने देखी है। कच्चा तेल अभी भी तेजी में सर, $86 के पार गया और रुपया थोड़ा कमजोर है, क्या करना चाहिए? गिरेगा तो बाइंग आएगी, बढ़ेगा तो सेलिंग आएगी। अच्छा, रेंज वाला हाँ, रेंज वाला है, दोनों रेंज में वोलेटिलिटी रह सकती है। नीचे क्यों खरीदारी आएगी पहले वो बता दूं। ओवरसोल्ड मार्केट है, इंडेक्स पे कोई इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और 17,950 18,000 यानी कि 18,050 के नीचे से बाइंग का व्यू बनाना चाहिए। ओके, ठीक है, भले आपको बहुत एग्रेसिव 18,050 पे लो, 18,000 पे लो, 17,950, आपको जहाँ ठीक लगे वहाँ एंट्री कीजिए। अभी भी पुट कॉल रेशियो 0.85 पर है, मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है, ओवरसोल्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो नीचे में आपको खरीदना है, ऊपर में वही डीप लगातार मैं सुबह से ही बोल रहा हूँ, 18,200 से ही आप गिनिए की तेजी है। जब तक आप 18,200 के नीचे है तब तक आप तेजी में नहीं, 65-85 पॉइंट बढ़ भी जाए तो करेक्ट। सो वही 18,200 250 के रेंज में जाके दम तोड़ रहा है। तो 18,200 के आसपास इसके ऊपर प्रॉफिट बुकिंग, 18,050 18,000 के आसपास थोड़ी बहुत खरीदारी, ये निफ्टी का गेम है। और क्या होगा ग्लोबल मार्केट में पता नहीं, लाइफ हाई बनाया है शुक्रवार को, आज सुस्ती है, बढ़ भी सकता है वापस, घट भी सकता है लाइफ हाई के आसपास। सो ग्लोबल मार्केट्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करने के बजाय अपना रिस्क मैनेजमेंट देख लें। वोलेटाइल मार्केट है, मार्केट की वोलेटिलिटी से ज़्यादा ये है कि भाई आपके पास में स्टॉक्स की ज़्यादा है, तो अपनी पोजीशन को आप अपने हिसाब से लिमिट में रखें। बैंक निफ्टी 41,115 ऐसे ऊपर से, अब आपको बैंक निफ्टी में भी खुश होना तो खुश हो जाओ कि 700 पॉइंट ऊपर है, नीचे से दुखी होना तो ऊपर से 700 पॉइंट नीचे है। करेक्ट, 41,800 का हाई बनाकर, तो मतलब जैसे एकदम बीच में, एकदम आपको ये मार्केट इतना बढ़िया है ना, मतलब आपको निफ्टी में भी सेम है, नीचे से देखो तो आप ऊपर है 200 पॉइंट, 1,200 पॉइंट। हाँ, अभी 1,200 अब तो 1,200 नहीं, ज्यादा हो गया ना दीप, 17,950 ना, ऑलमोस्ट। हाँ, तो 250 पॉइंट ऊपर है और ऊपर से आप करीबन 1,200 पॉइंट नीचे हैं। तो मतलब सबको खुश होने का और सबको दुखी होने का बराबर मौका दे रहा है मार्केट। तो बैंक निफ्टी में भी सिंपल है, आप थोड़ा नीचे आए, खरीदारी करने का डेटा देख लूं क्या एक बार बैंक निफ्टी 41,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इसके आसपास एक चांस लिया जा सकता है खरीदारी करने का। 16 लाख शेयर हैं ऑप्शंस में, 41,000 के पुट ऑप्शंस में, और 41,500 रुकावट करेगा। तो अब बैंक निफ्टी के लिए रेंज जो है 41,000 41,500, 41,500 के ऊपर फ्रेश बड़ी तेजी और बनेगी। 41,000 के नीचे थोड़ा करेक्शन हो सकता है जो 40,500 तक ला सकता है, 40,500 40,600 जो आज का लो है। और आज सुबह भी आपको याद होगा जब 40,950 खुला था तब हमारा यही कहना था कि 40,500 40,550 के आसपास खरीदिए, एग्जैक्टली लो वहीं बनाकर घुमाए बैंक निफ्टी। तो आने दो सपोर्ट लेवल पे, अभी सपोर्ट 41,000 है, ये टूटा तो 40,500, वहाँ पर 40,500 40,600 आए, डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। किसी के इन्विटेशन का इंतजार ना करें, सोचे ना, ले लीजिए, उतना ही लीजिए जितना आप 200-400 पॉइंट ऊपर नीचे में पचा सकें। तो ये है आपके लिए क्लियर। ट्रेडर्स अभी भी ले सकते हैं 41,000। हाँ, 41,000 के स्टॉप लॉस के साथ। हाँ, बेहतर ये है कि जिस तरह की वॉलेटिलिटी आप आराम से नीचे का इंतजार करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए ठीक है डन। तो ये है आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लेवल्स क्लियर है। तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन इस पर आपको भरपूर बनते हुए दिख रहा है इस समय। कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको मूव आती हुई दिख रही है बाजार में, अगर आप वॉलेटिलिटी का सेंस देखें तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो नीचे के लेवल से आपको अच्छी मूव दिखा रहे हैं इस समय। पॉलीकैब, इस पर हमने भारी गिरावट देखी थी पिछले हफ्ते, अब नतीजों के बाद यहाँ पर एक्शन आपको अच्छा बनते हुए दिख रहा है पॉलीकैब के चार्ट पर। किरण जी बताएं सर, पॉलीकैब के साथ क्या करना है? पॉलीकैब में जिस तरीके से हमने एक अच्छी गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद एक अच्छा उछाल आज के सत्र में देखने को मिला है और नीचे में बेस बिल्डिंग लगभग 2200 के आसपास हो चुकी है। पिछले 2 दिन शुक्रवार और गुरुवार इसी रेंज में ट्रेड करते नजर आ रहे थे और उसके बाद ये 2 दिन के हाईज आज के सत्र में निकल गए। मेरा मानना है कि लॉन्ग पोजीशंस रखनी चाहिए, जो करेक्शन होना था वो हो चुका है। आपका स्टॉप लॉस अभी 2240 का रहेगा, मैं कैश लेवल्स की बात कर रहा हूं, और जो नेक्स्ट लेवल है 2500 के आसपास के, वो अगले 3 से 4 दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए, जहां पे आपका रिव्यू लेना होगा। कैप पर आपके लिए राय। आइए आशुतोष की भी स्ट्रेटेजी आ रही है, स्विंग के सुल्तान आशु मदान।
बताएं आशुतर। अनिल जी, स्ट्रैटेजी से पहले दो बातें। एक तो अनिल जी, आई थिंक वो क्या होता है ना, कुछ जो फ्रंट लाइन बैट्समैन होते हैं थोड़े ज्यादा लाइमलाइट में होते हैं तो नाम ज्यादा आता है। अनिल जी, मैं सचिदानंद उटेकर की बात कर रहा हूँ। पिछले दिनों में अनिल जी 15 दिन पहले से आई थिंक ही वॉज द फर्स्ट वन हु आइडेंटिफाइड इंटरमिटेंट टॉप्स। तो राइट फ्रॉम मैकडॉवल, आपको ध्यान होगा हम स्टूडियो में थे जब आपने बंसल जी से ही पूछा था, यूनाइटेड स्पिरिट्स, और आज तक अनिल जी मतलब इतने स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं सचिन ने। तो अनिल जी मतलब आई रियली वांटेड टू अप्रिशिएट बिकॉज ही वाज द फर्स्ट वन मेरे हिसाब से जिन्होंने इस टॉप में इंटरमिटेंट टॉप जो स्टॉक्स के बने हैं उसमें धीरे धीरे आइडेंटिफाई करना शुरू किया था और सबसे पहले सेल कॉल्स दी थी। तो फ्रंट लाइन ही है। सचिन जी तो हमेशा से ओपनिंग करते आए, इंडिया की हो चाहे हमारे यहाँ के, वो काम टेल एंडर्स है, वो तो फ्रंट लाइन ओपनर है हमारे। नहीं अनिल जी, हमने बात नहीं की ना, मतलब मैं अप्रिशिएट करना चाहता था क्योंकि उन्होंने इतनी सेल कॉल्स दी हैं एंड बहुत बढ़िया सेल कॉल्स दी उन्होंने। और अनिल जी यही होता है आइडेंटिफाई करना, मतलब कोई ऐसा कहता नहीं है कि टॉप बन गया निकल जाओ, या जिस तरह से कई बार मैं बात करता हूं, बट द वे ही आई मीन आइडेंटिफाइड स्टॉक्स टू सेल, अमेजिंग था अनिल जी। और मैं ये मानूंगा कि हमने भी जिनको मैकडॉवल वगैरह दिलाया था, सचिन की कॉल सुन के हमने कहा कि प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। सो आई मीन आई वांट टू गिव दैट क्रेडिट टू हिम। अनिल जी, जो दिवांशी से आप बात कर रहे थे अनिल जी, उसमें मैं एक बोलता हूं कि जो एनबीएफसीज का होता है ना, वो कंपल्शन नहीं होती, मतलब नहीं होती, लेकिन आई थिंक 99% आई एम करेक्ट, वो मॉडल होता है कि आपको अलॉटमेंट पे बेचना ही बेचना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्जिन है कि नहीं है। तो वो मॉडल ही इस तरह का होता है, अनलेस कोई इंसिस्ट करे कि नहीं मुझे डिलीवरी लेनी है। सो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द शॉर्ट मार्जिन, इट इज बिकॉज ऑफ द मॉडल। आई थिंक वो आती है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका रिकन्फर्मेशन दे दूंगा, लेकिन 90% आई थिंक आई एम करेक्ट। तीसरी चीज अनिल जी, वेडनेसडे को परसों रिजल्ट है एलएनटी के, तो अनिल जी एलएनटी की 780 की कॉल लेनी है, जो कि मतलब एट द मनी है। एलएनटी 780 का शायद रेट चल रहा है, हाँ 780 का रेट, 1780 का चल रहा है, सॉरी एलएनटी। तो अनिल जी 1780 की कॉल लेनी है जिसका भाव चल रहा है 25 रुपए, और 1820 की कॉल बेचनी है जिसका भाव चल रहा है 11.5 रुपए। तो अनिल जी ये स्प्रेड बनेगा सिर्फ 14 रुपए का। तो मुझे लगता है अनिल जी 1794, अभी थोड़ी देर पहले भी 1797-98 का भाव था एलएनटी। अगर इसमें अच्छे नतीजे आते हैं या मार्केट थोड़ा रिवर्सल लेता है और अगर इंडेक्स ऊपर जाता है तो अनिल जी एलएनटी की पार्टिसिपेशन के बिना नहीं होगा, और रिजल्ट है सबसे बड़ी बात। तो अनिल जी ये 12 रुपए लगा के ये पैसा डबल या ट्रिपल हो सकता है, बहुत सेफ है, बहुत लिमिटेड रिस्क है, रिवॉर्ड भी लिमिटेड है। अगर किसी को करना है तो ये ट्रेड किया जा सकता है। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त एलएनटी का कॉल ऑप्शन खरीदकर आप ट्रेड कर सकते हैं। आइए बढ़ते आगे, 2:45 वक्त है बसीन साहब से मुलाकात करने का। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। स्वागत है बसीन साहब आपका। बताएं सर, पहले तो एक बार अपडेट्स ले लें, फिर उसके बाद आपसे पूछता हूं फ्रेश कॉल्स। बाजार काफी वोलेटाइल भी है आज। गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो आपको जैसे मैंने कहा था आज बॉटम बन जाना चाहिए या हो गया होगा। अब ये मैटर ऑफ परसेप्शन है कि परसों 2 दिन 3 दिन में एक्सपायरी है, लेकिन जो मैंने ये बहुत बात देखा कि बैंक निफ्टी इतनी जोर से आउट परफॉर्म कर रहा है, और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम के कैपेक्स और होम सेल्स विल सी cement, steel, power all do extremely well. तो ये volatility has come because of few stocks, but उनमें buying opportunity है। अभी भी मैं reiterate कर रहा हूँ, ACC numbers were far ahead of street estimate buy। मैंने आपको 2165, 2175, 2200 में भी कहा है, इसमें आपको 4-5% पक्का मिलना चाहिए in the next 2 days। टेक महिंद्रा के नंबर्स मैंने reiterate किए हैं, आज भी वो ग्रीन में है, 1600-1625 का टारगेट पक्का है उसमें। अब आज के लिए 2 बाइज हैं। बैंक्स में आउट परफॉर्मेंस है, बैंक है, और आप कहें तो मैं शुरू करूं। बताएं सर बैंक्स। तो पहला बैंक होएगा, देखिए आरबीएल में बहुत जोर से 175, 80, 85। आरबीएल दिस टाइम विल कम विद एक्सेलेंट नंबर्स, और जो कोविड की प्रोविजनिंग है वो आई थिंक राइट बैक होगी, तो प्रॉफिट विल बी वेरी हाई, और उसके जो मार्जिन है रिटेल फ्रंट पे निम की वो बहुत स्ट्रांग होंगे। तो मेरे हिसाब से आरबीएल लीजिए 205-6 में, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 200, 212 से 214 का टारगेट आपको 2 दिन में। दूसरा बाय अगेन मैं रीट्रेड करता हूं, पावर स्टॉक्स आर गोइंग टू डू एक्सट्रीमली वेल, और टाटा पावर हैज गॉट मिक्स्ड अप विद द आईएक्स ऑफ द वर्ल्ड। टाटा पावर इज एन स्टैंडिंग एंटिटी, और उसके जो कैपिटल रेजिंग है इट विल ड्राइव इट फर्दर। ये मौका है 213-14 में लेने का, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 206। मेरे हिसाब से 250 का भाव आपको दिख जाना चाहिए बिफोर दिवाली।
क्या बात है, टाटा पावर में 250 तक के टारगेट्स वापस से दिवाली तक का, और यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए, नीचे 210 के आसपास आया भी है, यहाँ पर आप धीमे धीमे अक्यूमुलेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया भसीन साहब हमारे लिए ये 2 बेहतरीन पिक्स देने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे। इस बीच में एक खबर जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती दिख रही है, और वो है बीपीसीएल को लेकर। जरा एक बार देख लीजिए बीपीसीएल को लेकर खबर जो आ रही है ब्लूमबर्ग के हवाले से। ब्लूमबर्ग ये कह रहा है कि बीपीसीएल के जो विनिवेश में थोड़ी देरी हो सकती है, क्योंकि जो बिडर्स हैं, जो लोग बीपीसीएल के लिए बोलियां लगाना चाहते हैं, उनको पार्टनर्स मिलने में थोड़ी सी दिक्कत होती दिख रही है। मैं बता दूं आपको एक बार आपकी जानकारी के लिए, खबर हम ब्लूमबर्ग के हवाले से दे रहे हैं। ब्लूमबर्ग पर एक खबर आई है, वो हम आपको बता रहे हैं। तो ब्लूमबर्ग के हवाले से एक खबर आई कि उनको अपने पार्टनर्स बिडर्स शायद कंसोर्शियम बनाकर बिड करना चाहते हैं। बड़ी बिड है ना सर? बड़ी बिड है, ओके। तो बड़ी बिड है तो लोग 2-3 तरह के लोग या 2-3 तरह के फंड्स या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स वो साथ में आना चाहते हैं और बनाकर ये करना चाहते हैं। ये कहा जा रहा है कि ऐसे पार्टनर मिलने में उन्हें थोड़ी समस्या आ रही, तो इसलिए शायद बीपीसीएल के लिए बिड्स आने में देरी हो सकती है। ये खबर अच्छा इसलिए स्टॉक नहीं, आज तो मार्केट के हिसाब से भी डाउन हो सकता है। तो ये है खबर बीपीसीएल को लेकर आती हुई, जो थोड़ी नेगेटिव आप मान सकते हैं, लेकिन ये जब तक डाइवेस्टमेंट नहीं होता तब तक अच्छी खराब दोनों तरह की खबरें आती जाती रहेगी, ये ध्यान रखें। एंड आई थिंक पहले भी सर ऐसी खबरें आई हैं, ऐसा नहीं पहली बार है, बट फिर यूजुअली फाइनेंस मिनिस्ट्री काफी क्विक होती है, तो डाइवेस्टमेंट डिपार्टमेंट भी काफी क्विक होता है रिप्लाई में, तो वो उसका भी इंतजार करते हैं। बिल्कुल, तो आई एम श्योर दीपम की तरफ से बहुत जल्दी आपको कुछ न कुछ और सुनने को मिलेगा ही इसमें, लेकिन फिलहाल जो खबर है वो आपके सामने हम रखें। छोटी मोटी चीजें चलती रहेगी बीपीसीएल के डाइवेस्टमेंट को लेकर, ये ध्यान में रखिए। आइए बढ़ते आगे। विश्वेश जी हमारे साथ तैयार है फोन लाइन पर, लाइफ लाइन यूज करते हुए विश्वेश के विशेष। विश्वेश जी गुड आफ्टरनून। पहले तो लाइफ लाइन यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए धन्यवाद आपका, और दूसरा धन्यवाद आप 40,400 का कॉल ऑप्शन जो दिया आपने सुबह खरीदने का, उसका भी टारगेट नहीं, ये तो फ्राइडे का था, आज सुबह का नहीं, फ्राइडे का। आज वाला तो निफ्टी का 17,900 का था, उसका भी टारगेट आ गया। शायद बैंक निफ्टी का भी आपका जो था उसके भी टारगेट्स आ गए, तो बधाइयाँ। अनिल जी थैंक यू सो मच। अनिल जी मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी वापस दौड़ लगाने के लिए तैयार है, तो पहले तो ट्रेड बताता हूँ फिर लॉजिक बताता हूँ। 41,300 का कॉल ऑप्शन है, ये भी 345 चल रहा है, मुझे लगता है उसको खरीदना चाहिए। और ऐसा समझिए कि वॉलेटिलिटी है, 300 तक मिले तहाँ भी ऐड करिए, 220 का स्टॉप लॉस रखिए, और इसमें 450, 560 और 600 के टारगेट होंगे। तो अब मैं लॉजिक समझाता हूँ। अनिल जी देखिए, आईसीआईसीआई बैंक में जब फ्राइडे को मॉर्निंग में 760 का कॉल दिया था, तब हम एंटिसिपेट कर रहे थे 60 लाख शेयर अनवाइंडिंग इन आईसीआईसीआई बैंक। आज सुबह जब आईसीआईसीआई बैंक 810 था, तो मैंने ये कहा था 70 लाख शॉर्ट है, 760, 800। अभी भी आईसीआईसीआई ने 800, 810, 820, 840 मिला के नहीं तो 50 लाख शेयर छोड़ा है। अनिल जी 3 बज रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक ऊपर से करेक्ट हुआ है, बैंक निफ्टी नीचे 700 पॉइंट है। आज का जो ईटीपी है, एवरेज ट्रेडेड प्राइस, हम वहां ट्रेड कर रहे हैं। एक्सिस बैंक इज ड्यू फॉर मूवमेंट। मुझे लगता है अनिल जी बैंक निफ्टी इज हेडिंग फॉर 42,000 फ्रॉम हियर। तो बैंक निफ्टी का 41,300 का कॉल ऑप्शन मुझे लगता है वापस खरीदारी करनी चाहिए, यहाँ पे 220 के स्टॉप लॉस से इवेंचुअल 600 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी का 41,300 वाला ही खरीदना है ना विश्वेश जी, सही सुना ना? जी सर। और एक चीज ऐड करना चाहूंगा। हाँ, करो। मुझे लगता है निफ्टी का भी मीडियम टर्म आप बोल दीजिए बॉटम हो जाए 19,500, 20,000 की ओर जा रहा है। मुझे लगता है वेट एंड डाउन स्टॉक्स जो है, टाटा केमिकल हो गया, आईआरसीटीसी हो गया, आईएक्स हो गया, टाटा पावर हो गया, वो सब भागेंगे। अनिल जी एक ही लॉजिक है मुझे जो समझ में आता है, सारे लोग लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। और जो न्यू टाइप ऑफ बाइंग आई है सिस्टम में, मैं वीकेंड में स्टडी कर रहा था अनिल जी, एमएफ की जो एसआईपी। बोलो विश्वेश जी, एक मिनट, कौन लेफ्ट आउट फीलिंग कर रहा है? सबके तो गले तक भरा हुआ है सॉरी, नाक तक सॉरी। अनिल जी जब मैं लेफ्ट आउट फीलिंग बोल रहा हूँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि काफी लोगों को इतना बड़ा फेरोशियस मुंह नहीं लगता था। मैं कितने बड़े बड़े ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स से बात करता हूँ, वो बोलते 17 के ऊपर बाजार गया ना विश्वेश, तो यहाँ पे सब खड़े हो, बेच के साइड में खड़े हो जाओ, ये बाजार मिलेगा ही मिलेगा नहीं। अब वहां से हम 1500 पॉइंट चल गए, अब अगर ऊपर से हम 600 पॉइंट करेक्ट करते तो बोलेगा यार जो मिला वो यहाँ पे एक बार के लिए वापस खरीदा जाए। दिवाली से पहले का पुल बैक मेरे हिसाब से इस बार दिवाली सेल्स नंबर और जिस तरह से बात कर रही है डिमांड
डिमांड पे मुझे लग रहा है आई थिंक बम्पर मूवमेंट आने वाला है निफ्टी में और स्टॉक्स में। मुझे लगता है कि यहाँ से भी आज का जो लो है 18,000 का, मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से फेवरेबल है। आज का लो ना टूटे और 18,400 18,500 हो जाए और सारे बीट एंड डाउन स्टॉक्स में रिकवरी आ जाए, दैट इज माय व्यू सर। अच्छा स्ट्रॉन्ग व्यू हो ना विश्वेश जी, आपका बहुत पॉजिटिव व्यू हो, तो फिर फोन मत दिया करो, फिर लाइव ही आ जाया करो। तो मतलब चेहरे के साथ में ना वो चेहरे पे आपके हाव भाव पढ़ के और कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन फिलहाल बिल्कुल विश्वेश जी बड़ा एकदम कॉन्फिडेंस है, मतलब आज का लो नहीं टूटना चाहिए। बराबर है, वो सही कह रहे हैं। 17,950 के आसपास वही सपोर्ट जोन 17,850 950 है, उसके नीचे बंद होने पे ही ट्रेंड बदलेगा। अब देखो आखिर में वापस से मजबूती आने लगी एकदम फर्स्ट। वैसे इतने कॉन्फिडेंस में तो स्टूडियो भी आ सकते हैं विश्वेश जी। हाँ बिल्कुल, विश्वेश जी सुन रहे हैं ना, ऑप्शन तो वो भी है। दीप ने इन्वाइट किया है आपको। अनिल जी मैं तो रोज आ जाऊंगा आपके साथ। देखिए अनिल जी एक चीज जो मैंने आपके साथ सीखी है, 4-5 साल के आसपास आपके साथ क्यों करता हूँ, आप हम्बली अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हो और जब सही जाते हो कहते हो तुक्का लग गया। अनिल जी मैं भी वही मानता हूँ, सही गए तो मार्केट सही था और गलत गए तो हम अब इम्प्रूव करने की कोशिश सीखते रहना चाहिए बस। हाँ बस सीखते रहते हैं। और अनिल जी आप भी सिमिलर व्यू था, मैं आपको काफी टाइम से सुन रहा हूँ, यू हैड अ क्लियर स्टैंड बैंक निफ्टी और प्राइवेट सेक्टर बैंक का। मुझे लगता है कि अनिल जी एज अ पैनल, ये मतलब मैं बसीर साहब को सुनता हूँ, फिर मैं सेठी सर को सुनता हूँ, फिर मैं आशीष जी को सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि हम पैनल में से भी कई बार पिकअप कर लेते हैं व्यूज और उसको इम्प्लीमेंट करके ट्रेड करते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे सर मार्केट है, कुछ चीजें गलत तो होती है, तो मुझे लगता है आपके साथ वो कंफर्ट भी आता है कि गलत जाने पे एज अ गुड टीचर आप हमको बोलते हो सीखिए, यहाँ पे मैं आपको डांटूंगा नहीं। गुड टीचर नहीं, मेरा मन चले तो मैं तो ऐसा उठक बैठक लगाऊं, कान पकड़ के मुर्गा बनाऊं, लेकिन मैं कर नहीं पाता। आप मेरी मजबूरी समझो, क्योंकि हमने बचपन में ये सब होते हुए देखा है हमारे स्कूल्स में। नहीं शुक्रिया विश्वेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बैंक निफ्टी का ये एक बेहतरीन कॉल निफ्टी जी बैंक निफ्टी में बेहतरीन कॉल विश्वेश जी की तरफ से आता हूँ। आइए सुमित जी के लिए बिल्कुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी जो स्टॉक मैंने ढूंढा था उसमें मोमेंटम थोड़ा अच्छा आ गया है, तो मैं नया स्टॉक ढूंढ के वापस से आऊंगा आपके पास। फिलहाल ये बिगुल को होल्ड पे रखिए। ओ बिगुल तो होल्ड पे नहीं, बिगुल तो बच गया। कॉल आपका होल्ड पे है, थोड़ी देर में आएगा, बताइएगा। तब तक नितिन जी हमारे साथ तैयार है, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। बताएं नितिन जी। 18,150 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 115 रुपए में मिलती है अभी, और इसका स्टॉप लॉस होगा 70 रुपए का और टारगेट होगा 200 रुपए का। यानी कि यहाँ से बाउंस और रैली की उम्मीद लग रही है। मंथली एक्सपायरी है और सपोर्ट के आसपास हम शॉर्ट कवरिंग के सिग्नल्स मिल रहे हैं। सुबह सुबह कॉल राइटिंग हुई, वो लोग ट्रैप हो गए, वो कवर कर रहे हैं अपनी पोजीशन। जो निफ्टी फ्यूचर्स में भी शॉर्ट बनी थी वो भी 1-8 घंटे पहले कवरिंग के कुछ सिग्नल्स मिले हैं। तो लग रहा है कि यहाँ से नेक्स्ट 2-3 दिनों में शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। तो उसको देखते हुए हम 18,150 की कॉल 115-16 में लेंगे। स्टॉप लॉस 70 रुपए का रखेंगे और टारगेट 200 रुपए का रखेंगे। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदने के 18,150 का। बैंक निफ्टी का तो 41,300 का विश्वेश जी बताकर गई हैं। आगे बढ़े उससे पहले एक चीज और आपको बता दिया है, स्पेशलिटी स्टील को लेकर सरकार की बड़ी योजनाएं हैं, ये हमें जानकारी मिली। हमारे संवाददाता अमरीश पांडे ने खास बातचीत की स्टील मंत्री आरपी सिंह साहब से, और सिंह साहब ने कहा है कि नवंबर के दूसरे हफ्ते, यानी कि नवंबर के पहले हफ्ते में तो दिवाली है, दिवाली के बाद पीएलआई के लिए एप्लीकेशंस मंगवाई जाएगी। यानी कि जो जो स्टील कंपनियां पीएलआई में जाना चाहती है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स का फायदा उठाना चाहती है, उसका मतलब है कि जितना ज़्यादा आप प्रोडक्शन करोगे उतना ज़्यादा आपको इंसेंटिव, टैक्स में छूट, रियायतें दी जाएगी। और आप तो जाहिर सी बात है खाली टैक्स में रियायत लेने के लिए आप करेंगे नहीं, बिकेगा तो ही करेंगे। तो इसलिए प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आज से ये सरकार ने जताया है इरादा। आइए सुनते हैं क्या कहा है मंत्री जी ने। हमारा जो पीएलआई स्कीम है ना, इसके 3 उद्देश्य हैं कि भाई हमारे यहाँ जो आज हमारी जो आवश्यकता है स्पेशलिटी स्टील की, ये हम इंपोर्ट करते हैं और समझिए इंपोर्ट पर हमारा करीब 35,000 करोड़ खर्च होता है। और इसलिए ना प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा कि बजट में 13 माने समझिए मंत्रालयों में जो स्पेशलिटी स्टील का जो पीएलआई लाया, उसमें हमारा स्टील मिनिस्ट्री का भी 6,322 करोड़ का है। और इसके माध्यम से हम लोग यहाँ जो अपना जो हमारा विशेष तरह का स्टील है, इसका उत्पादन बढ़ेगा, हमारा देश इसमें आत्मनिर्भर बनेगा। जो ही हमारा
बाहर से सब आता है, उसका उत्पादन यहीं पर। सर, आपने अभी ये कहा कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे इस मामले में। अभी तक हम कितना इंपोर्ट करते हैं और इसका जो लक्ष्य हमारा प्रोडक्शन का? अभी हम लोग इंपोर्ट करते हैं करीब 35,000 करोड़ हमारा लगता है, उसमें खर्च होता है, समझे ना। और हम लोग इसलिए जो इसमें बनाए हैं कि आगे चल कर करके हमारा जब ये 5 साल में पूरा होगा तो हमारा अभी जो 18 मिलियन टन का हमारा है प्रोडक्शन, वो हमारा जा करके हो जाएगा 42 मिलियन टन, माने 24 मिलियन टन हम लोग और बनाएंगे तो हम लोग करीब करीब आत्मनिर्भर हो जाएंगे। एक और बात सर, इसमें निजी सेक्टर के साथ साथ सरकारी कंपनियां भी रहेंगी? देखिए, सब लोग इसमें निजी सेक्टर के साथ साथ जो हमारी जो देखिए इसमें इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के साथ साथ जो हमारे सेकेंडरी स्टील वाले हैं वो भी इसमें हिस्सा लेंगे, सब लोग इसमें हिस्सा लेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोजेक्ट में कई बार कंप्लेंट आई थी कि स्टील कम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अरे नहीं, स्टील मिल रहा है, स्टील की कहीं कोई कमी नहीं है। देखिए, आप एक बात जान लीजिए, स्टील डीरेगुलेटेड सेक्टर है, डिमांड सप्लाई पर रहता है, और कोरोना के चारे दुनिया भर में जो है ये जो स्टील का जो उत्पादन कम गया था और दुनिया भर में इसकी प्राइसेस बहुत बढ़ गई थी। हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बजट में भी कई घोषणाएं की थी। इसी तरह अगर आप देखिएगा 3 महीने में इसका जो रेट है वो कमा है। शाम को आपको पूरा इंटरव्यू सुनने को भी मिलेगा। मैं समय बताऊंगा आपको थोड़ी देर में किस वक्त ये इंटरव्यू प्रसारित किया जाएगा। आइए, तब तक सुमित जी तैयार है। इससे पहले कि सुमित जी का कॉल हाथ से निकल जाए, नोट तो करके रखा हुआ ही है, बिगुल भी बजाया हुआ है। सुमित जी, वापस से बिगुल चाहिए या पुराने वाले में काम चला लेंगे? चला लेंगे अनिल जी, तो बताओ फिर। कॉल बोल दें जी। अनिल जी, जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 74 रुपए 90 पैसे 75 रुपए, और ये स्टॉक के द्वार खुल चुके हैं और अभी ये स्टॉक एक अच्छी तेजी करने वाला है। पहले भी मैंने ये स्टॉक रिकमेंड किया हुआ है। स्टॉक का नाम है द्वारिकेश शुगर। द्वारिकेश के अंदर मोमेंटम बन रहा है, स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। कल का परसों का हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है यहां से ऊपर में 81 रुपीज का पहला टारगेट बनेगा, 85 रुपीज का दूसरा टारगेट बनेगा। स्टॉक को यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 70 रुपए 71 रुपए नीचे में सपोर्ट है, तो 70 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 84-85 तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में द्वारिकेश शुगर के अंदर देखने को मिल सकता है। ओके, ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। द्वारिकेश, जैसे द्वार खुला, दीप ने अंदाजा लगा लिया था द्वारिकेश शुगर आ रहा है। मेरे ख्याल से आज ही रिजल्ट आए ना इसके? आज ही आए, अभी थोड़ी देर पहले आए। हाँ, थोड़ी देर पहले रिजल्ट आए। रिजल्ट अच्छे नजर आ रहे हैं और अच्छे नतीजों के दम पर स्टॉक तेजी दिखाता हुआ आपको नजर आएगा, तो अच्छे रिजल्ट का फायदा आपको मिलता है। 2.25 गुना टाइम्स ये भरा है, मुनाफा बढ़ा है, आय 21% बढ़ी है, 65% कामकाजी मुनाफा बढ़ा है और मार्जिन भी 10.8% से बढ़कर 14.7%। एसआईपी स्टॉक बिल्कुल एसआईपी स्टॉक रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और टेक्सटाइल सेक्टर में भी सरकार बड़े बड़े टारगेट लेकर चल रही है, यानी कि सेक्टर की तरफ नजर है सरकार की कि इसका कुछ न कुछ हमें करना है। तो क्या कुछ है टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर सरकार के प्लान और टारगेट्स बता रही हैं मानसी बताइए। सर, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट को लेकर बड़े प्लान्स हैं और अगले 5 साल के लिए टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बढ़ाने का लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं। 5 साल में $10,000 करोड़ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का लक्ष्य टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की तरफ से आता हुआ दिखा है। दरअसल FY21 में एक्सपोर्ट जो है वो सिर्फ $3,000 करोड़ रहा है और कोविड क्राइसिस थी जिसके चलते यहाँ पर 10% की गिरावट भी अगर सालाना आधार पर देखें तो फिर देखी गई थी। अब इसी को देखते हुए आगे जो एक्सपोर्ट के टारगेट्स हैं ये बढ़ाकर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री चल रही है और मांग में भी हम देख रहे हैं लगातार बढ़त है, जिसके चलते एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिल ही रहा है। अप्रैल और अगस्त 2021 की अगर बात करें, अप्रैल से लेकर अगस्त तक की यानी कि 5 महीनों की बात करें, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 87% की बढ़ोतरी देखी जा चुकी है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मांग में कितनी ज्यादा बढ़त आई है। दुनिया में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो भारत देश चौथे पायदान पर आता है। भारत का अपैरल एक्सपोर्ट मार्केट कितना बड़ा है इसे अगर समझना है तो यूएस, यूरोप, यूके, सऊदी अरेबिया, कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर एक्सपोर्ट्स भारत करता है। और अपैरल एक्सपोर्ट को लेकर, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को लेकर पिछले दिनों भी काफी ज्यादा मांग बढ़ती हुई इनमें देखने को मिली है। इन्हीं लक्ष्यों के चलते और साथ ही जो पिछला ट्रेंड दिखा है 5 महीने का, जहां पर एक्सपोर्ट में 87% का अपटिक आता हुआ दिखा है, तमाम जो अपैरल और टेक्सटाइल बेस्ड कंपनियां हैं उस पर नजर रखनी चाहिए। टेक्सटाइल स्पेस में अच्छी तेजी के बीच हम ट्रेड आज भी देख रहे हैं और अरविंद फैशन, हिम्मत सिंह का, अंबिका कॉटन, वेल्सपिन इंडिया, इन तमाम कंपनियों पर नजर रखनी चाहिए। अच्छे यहाँ पर मांग इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स के लिए आते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो टेक्सटाइल कंपनियों के लिए कुछ न कुछ बेहतर, कुछ न कुछ बढ़िया होने की तैयारी में है, ये आपके लिए।
आइए कुछ और नतीजे आने वाले उनके हम आपको अनुमान भी बताएंगे। हमारे बहुत सारे दर्शक है जो कह रहे हैं कि वो इंडस टावर पर फोकस ज़्यादा है सर। हम तो इंडस टावर के रिजल्ट ही नहीं बताते अनुमान ही, क्योंकि हमें लगता है किसी का इंटरेस्ट नहीं, लेकिन इंटरेस्ट है तो लर्निंग एंड अर्निंग हमारे पता नहीं। ट्विटर हैंडल भी ओरिजिनल नाम में रखा करो भाई, ताकि पता चले कौन है। तो थोड़ी देर में आ रहे हैं इंडस टावर के नतीजे। अच्छा, इस बीच जो मैंने कहा कि बीपीसीएल का डिविडेंड आ गया हो तो मिठाई खाना, तो जो पता है कि मैं मिठाई खाता नहीं हूँ तो सब पूछ रहे हैं आप कौन सी कि एड्रेस भेजता हूँ एड्रेस भेजता हूँ। अब मालूम है खाना शुरू कर दे तो कोई नहीं पूछेगा। कुछ और डिमांड डालो सर, फिर एटीएम अकाउंट नंबर नहीं, लेकिन ये आपका प्यार है कि आप ये समझते हैं। तो जिन जिन को डिविडेंड मिल गया है या मिलने वाला है, चलो आपको बधाई, तो आपके लिए तैयार है। तो इंडस टावर, जिनको नतीजे इंडस टावर के जाने थे, तैयार हो जाइए भाइयों, अपने पेन पेपर लेकर। कुशल गुप्ता आ चुके हैं दर्शकों की डिमांड पर आपके सामने। कुशल बताओ भाई, लोग इंतजार कर रहे हैं आपका। काफी सरप्राइजिंग है अनिल सर। हाँ, मुझे कोई इंडस टावर के भी रिजल्ट पूछ रहा है। इतने क्वार्टर्स में मैंने एक बार भी इंडस टावर को प्रीव्यू देने में कभी भी नहीं आया। चलिए, तो देखा आपने, एक भी बार इंडस टावर का प्रीव्यू नहीं दिया। आज आपने मांगा तो हमने तैयार करवा दी रिसर्च। लीजिए बताइए। तो यहाँ पर ना मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है, क्योंकि सबसे पहले आय देखिए 2.3% बढ़कर 6,950 करोड़ पर आ सकती है। और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नंबर्स हमने बनाए हैं और करीबन 7,000 करोड़ रुपए की आय कंपनी घोषित कर सकती है। और इसमें एनर्जी और साथ ही जो रेंटल रेवेन्यू है वो दोनों कंबाइंड है। रेंटल रेवेन्यू में करीब 1.5% की तिमाही आधार पर आपको बढ़त देखने को मिल सकती है। और जो एनर्जी रेवेन्यू है, हायर डीजल प्राइसेस के चलते करीब 6% की आपको बढ़त यहां पर आती हुई नजर आ सकती है। इससे कामकाजी मुनाफे में करीब 1% की गिरावट के साथ 3600 करोड़ रुपए की जो ये फिगर है ये कंपनी दर्ज कर सकती है। और कंपनी का अगर आप मार्जिन्स देखें तो यहां पर थोड़ी 2% की करीबन डिप आ सकती है। 53.6% के मुकाबले 51.8% की मार्जिन्स कंपनी घोषित कर सकती है। और इसका इवेंचुअल इंपैक्ट कंपनी के मुनाफे पर आएगा, जहां पर आपको ऑलमोस्ट फ्लैट से हल्की सी बढ़त देखने को मिल सकती है, करीब 1.5% की। और 1435 करोड़ रुपए का आंकड़ा कंपनी एज प्रॉफिट घोषित कर सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए, मतलब कोई ऐसे दमदार रिजल्ट आएंगे? ऐसा दमदार नंबर्स नहीं है अनिल सर। दमदार के ढीले ही हैं? ढीले ही हैं। इनफैक्ट मार्जिन जो है 2% कट होके आ रहे हैं। ठीक बात है। चलिए, तो मार्जिन्स घटेंगे। लो और पूछो। पूछा तो नंबर देख लीजिए, अनुमान ले से लेके आए इंडस टावर। लेकिन पिछले कुछ दिनों में खरीदारी के आए, बंसल जी की आवाज सुनने में भी ऐसा लगता है जमाना। बंसल जी कुछ बोल ही नहीं रहे आप तो, इंडस टावर के चार्ट से बता दीजिए। अनिल जी, चार्ट तो इसके पॉजिटिव है। हमने नीचे में इसको स्टॉक को रिकमेंड किया था, स्टॉक करेक्शन में से निकल रहा था और करेक्शन थोड़ी फर्दर डीपन हो रही है। तो अनिल जी उस दिन भी बोला था 304-305 रुपए के ऊपर निकलेगा तब यहाँ पर ये स्टॉक गोली होगा, तो उन्हीं लेवल्स की वेट करनी चाहिए। 304-305 के लेवल टूटे ऊपर की तरफ, तब यहाँ पर खरीदारी की राय होगी। ओके, 304-305 के लिए। अच्छा वागले साहब, जरा एक आपका पसंदीदा शेयर, पसंदीदा नहीं भी मानो तो भी मतलब आप देखते तो रहते हो उसको, अपोलो हॉस्पिटल, जरा इसको देखिए 4% मजबूत हुआ है आज 4,200 के आसपास। कुछ है मामला इस पे, रिकमेंडेशन जैसा है या छोड़ दें? अनिल जी, कल फॉलो अप बाइंग आएगा 4,300 के ऊपर, ये सस्टेन करेगा 4,250 के ऊपर, तो इसमें मोमेंटम 4,400 तक स्टॉक जा सकता है। काफ़ी गिरा हुआ है। आई मीन पिछले 15-20 दिनों में ये 5,200 से 4,000 तक आया है, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अपोलो हॉस्पिटल्स पर आपको रखनी है नजर रखनी है। सुमित जी की एक और पिक पर, बिगुल सुमित के सुपरहिट। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताएं सुमित जी। दीपांशु, जहां पर है ऑयल वहां पर है मूव। कमोडिटी में चल रहा है क्रूड ऑयल और इक्विटी में चल रहा है ऑयल। ऑयल इंडिया जो स्टॉक है वो भी मेरे रडार पे आया है। स्टॉक के अंदर मोमेंटम है, स्टॉक मूव पकड़ रहा है। 224 का अभी भाव है, 211 का स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक में खरीदारी करें। 3 से 5 दिन का व्यू ले, ये स्टॉक में पिछले 10 दिनों में गिरावट देखने को मिली है और अभी ये स्टॉक आज एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म कर रहा है, जिसमें कल का हाई तो ब्रेक हो चुका है और परसों का हाई ब्रेक होने को तैयार है। 240 का होगा पहला टारगेट, 250 का होगा दूसरा टारगेट। 4 से 5 दिन का व्यू लेके ऑयल इंडिया में खरीदारी करें। 211 का स्टॉप लॉस लगाएं 240 से 250 के टारगेट्स के लिए।
ओके 240 250 के टारगेट के लिए खरीदारी आपको करनी है, जहां तक ऑयल इंडिया का सवाल है। इस बीच कोल इंडिया से भी कमेंट्री आती हुई दिख रही है। देश में पावर की स्थिति सामान्य है इस समय। कोयले का स्टॉक 1 अक्टूबर के बाद के ऊपरी स्तर पर है। तो जो पिछले कुछ दिनों की खबर आ रही थी कोयला स्टॉक गिरने की, किसको चाहिए कोयला? नॉर्मल हो गए, जितना कोयला चाहिए है भाई, कोयला ही कोयला है। मेरे को सबसे बढ़िया है ना, वो वरुण रिसर्च करके लाए थे उस दिन, बहुत मजा आया। मुझे पता नहीं था, हमें लगा अरे 3-4 दिन का ही कोयला बचा है। ये थी खबर 4 दिन का ही कोयला स्टॉक। फिर उसने बताया कि 4 ही दिन का होता है, 4 दिन से ज्यादा का कोयला स्टॉक कोई प्लांट नहीं रखता। कितना रखेंगे भाई, कोयला बल्कि होता है। तो फिर पता चला, पहले नहीं तो ऐसा सुन के 4 दिन के बाद क्या होगा, फिर पता चला भाई 4 दिन का ही रखा जाता है। कहीं कोयले की कमी नहीं है, कहीं पावर की कमी नहीं है। और 81 लाख टन कोयले का स्टॉक अभी अवेलेबल है, ये कह रहे हैं सर। तो ओहो, आई थिंक 81 लाख टन, तो सिचुएशन सामान्य हो गई है। थोड़ा जो बीच में प्रॉब्लम्स थी आई थिंक वो नॉर्मल हो गई हैं, और पावर स्थिति भी इस समय सामान्य है। इनफैक्ट सर ये भी यही कह रहे हैं, जो मेरे को याद है लास्ट वीक आपने IEX पर कहा था कि पावर एक्सचेंजेस पर दाम काफ़ी तेज़ी से गिरे हैं, और एग्जैक्टली ये भी यही कह रहे हैं, दाम भी गिरे हैं और उसके साथ फिर वॉल्यूम्स भी थोड़े कम हुए हैं, जिसकी वजह से आपको एक्शन देखना। पावर मिनिस्टर का भी उस समय जब हम कर रहे थे बहुत लोग पूछ रहे थे कैसे फर्क पड़ेगा। भाई थोड़ा समझो, कुछ लोगों ने सवाल भी भेजे, लिंक को भी अगर 2 बार वापस सुन लोगे तो पता चल जाएगा कि लॉजिक क्या है। भाई देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप एक शेयर निफ्टी, फॉर एग्जांपल लोड छोड़ दो, लोड मुझे नहीं पता कितने क्या है, समझो आपने निफ्टी एक शेयर निफ्टी का खरीदा है 18,000 रुपये, ठीक है। अगर आप निफ्टी का दाम 12,000 चल रहा है तो वॉल्यूम कितना हुआ? 12,000 का। वही एक निफ्टी आप 18,000 पे खरीदे तो 18,000, 50% वॉल्यूम बढ़ गया ना एक्सचेंज का, बिना कुछ किए। वही एक लॉट भी खरीदे तो आपका। तो इसी तरह से जब किसी कमोडिटी के, किसी शेयर के दाम बढ़ते हैं तो वो वैल्यू बढ़ जाती है, और वैल्यू बढ़ने से वो आपको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, नंबर ऑफ शेयर भले उतने ही ट्रेड करे, लेकिन वॉल्यूम बढ़ता है। और कमाई ब्रोकर की या एक्सचेंज की तो वॉल्यूम पे होती है, वैल्यू पे होती है। एग्जैक्टली कितनी वैल्यू ट्रेड हुई है, करेक्ट। एक्सचेंज भी आपको टर्नओवर चार्जेस, जो भी टैक्स वैक्स लगाने हैं वो सब तो उसी पे लगाता है ना। ऐसा थोड़ी कि एक निफ्टी पे फिक्स है, वो तो कुछ ब्रोकर है जो 20 रुपये पर लॉट या इस तरह की चलाते, वो एक अलग चीज़ है। बट अदरवाइज जितने भी शेयर, इसलिए जब वैल्यू बढ़ती है तो एक्सचेंजेस की कमाई बढ़ती है, वैल्यू घटती तो एक्सचेंजेस की कमाई, ब्रोकर की कमाई प्रोपोर्शनली थोड़ी ठीक होती है। वॉल्यूम्स कम होते तो फिर नेचुरली बस यही लॉजिक था। और तब से देखिए 700 रुपये पे आ गया IEX, और अब तो खुद सरकार ही कह रही है, देखो जो बात हम आपको 4 दिन पहले बता रहे थे, जिस पावर के उसके बाद स्टॉक नीचे आए, तो हमने 3-4 दिन पहले बताया, तब लोगों को लगा अचानक से ये क्या हो गया। 4 दिन पहले जो 4 दिन पहले जो सिचुएशन थी वो भी बताई, 4 दिन बाद जो थी वो भी बताई। अब IEX फंडामेंटली कहाँ खरीदना चाहिए निवेश के लिहाज से, आशु सर से पूछता हूँ। आशु सर, ये स्टॉक IRCTC, IEX ऐसे स्टॉक भागे भी काफी जोर से, घटे भी जोर से, जिन लोगों को निवेश के लिहाज से लेना है, कब लेना चाहिए? अनिल जी, अभी भी नीचे में लेना चाहिए, और पर्टिकुलर दी स्टॉक्स। अनिल जी, आपने अभी कोल की बात की और मैं स्टॉक्स के बारे में आपसे बोल रहा था, हमने स्टूडियो में 15 दिन पहले बोला था, कोल की अगले 100 सालों तक में कमी नहीं है। सिर्फ जो इशू है वो माइनिंग का है, कोल की कोई कमी नहीं है। मैंने तब भी आपको बोला था सर, मतलब कई 100 सालों तक का कोल हमारे पास पड़ा हुआ है। द इशू इज माइनिंग। तो अनिल जी, जो आपने देखा जिस तरह से MCX में भी करेक्शन मतलब ऐसे रिजल्ट और वैसे भी आई, और ये IEX में भी, अनिल जी ये अभी जो ओवर हाइप हो गया था ये पावर और पावर स्टॉक्स को, पावर डिस्ट्रीब्यूशन लेके, अनिल जी यही है। मतलब अभी मतलब पार्शली में मतलब इंडेक्स में मैं विश्वेश से अग्री करता हूं, लेकिन इसने कहा था लेफ्ट आउट फीलिंग नहीं है, अभी तो स्टक आउट फीलिंग है। तो ये स्टक आउट फीलिंग अनिल जी, मेरा तो आपको पता है मेरी लाइफ जो है एक्सपायरी टू एक्सपायरी है। सो आई होल्ड माय व्यू, बेरिश व्यू ऑन ऑल दी स्टॉक्स टिल एक्सपायरी। एक्सपायरी के बाद अनिल जी नई एक्सपायरी, नया सवेरा, नया दिन हम वो शेयर करेंगे। तो अभी मुझे लगता है अनिल जी किसी भी स्टॉक में हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अनिल जी एक्सपायरी प्रेशर में कुछ भी अनाप शनाप नीचे के रेट आ सकते हैं जब वो सेलिंग प्रेशर आता है। तो अनिल जी मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूं इन स्टॉक्स में अभी भी। एक्सपायरी के दिन ही खरीद लें फिर बिल्कुल उस दिन आपसे मुलाकात फिर करूंगा, पूछूंगा। अगर बढ़ गए पहले तो ठीक है, घट गए तो उस दिन भी, या फिर शुक्रवार अच्छे लेवल्स आपको मिले, चलिए उस पर भी फोकस करेंगे। लेकिन आइए तब तक फोकस करते हैं 2 बैंक्स पर जो रिजल्ट्स देने वाले हैं, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक। दोनों को कल ही आ रहे, बताइए अनुमान, क्योंकि लोग बहुत सारे पूछ रहे हैं। जैसे आपने ICICI बैंक के बहुत सही नतीजे बताए, अनुमान बिल्कुल परफेक्ट था।
वैसे इनके भी बताइए दोनों के। बिल्कुल, आप देखिए एक्सिस बैंक से शुरुआत करते हैं। एक्सिस बैंक के नंबर्स इस बार अच्छे रहने का अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम 9 से 10% तक बढ़ती हुई दिखेगी। लोन ग्रोथ इस बार करीब 10.5% तक बढ़ती हुई दिखी है। रिटेल लोन ग्रोथ इस बार मजबूत रही है और इसके चलते फायदा मिलता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही इनका जो मुनाफा है उसमें आपको एक बड़ा जंप देखने मिलेगा, करीब 73% तक का। वो इसलिए क्योंकि प्रोविजंस इस बार कम होते हुए दिखे हैं और इसी के चलते आप देखिए जो ओवरऑल मुनाफा है उसमें बड़ा जंप आपको देखने मिलेगा। प्रोविजंस सालाना आधार पर 35% तक घटते हुए दिखेंगे। तिमाही आधार पर भी आप देखिए जो प्रोविजन है उसमें कमी होती हुई दिखेगी। असेट क्वालिटी इस बार सुधरेगी, 3.85% थी, वहां से कम होकर 3.6%। ग्रॉस एनपीए और जो नेट एनपीए वो स्टेबल रहेंगे 1.2% के आसपास। इंपॉर्टेंट होगा देखना कि जो इनका श्रेय इंफ्रा का खाता है वहां पे प्रोविजनिंग कितनी की है बैंक ने और आने वाले समय में क्या और प्रोविजनिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो होती हुई दिखेगी। और इसके साथ ही जो डिमांड है, जो वॉच लिस्ट है उनकी, वो किस तरह से रहती है इस पर नजर रहेगी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो क्रेडिट कॉस्ट भी कम होता हुआ दिखेगा। नंबर्स एक्सिस बैंक के अच्छे आने की उम्मीद है। दूसरी तरफ कोटक महिंद्रा बैंक पर आप देखिए बहुत शानदार नतीजे नहीं होंगे इस बार। इनके जो प्रोविजंस है वो बढ़ेंगे 50% से और इसी के चलते जो ओवरऑल मुनाफा है वो कम होता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही आप देखिए जो मुनाफा है 1840-1850 करोड़ के आसपास रह सकता है, करीब 15 से 16% कम होगा। नेट इंटरेस्ट इनकम इस बार 3% से बढ़ती हुई दिखेगी। लोन ग्रोथ इस बार करीब 11% पे आती हुई दिखी है। सिमिलर केस है यहाँ पे भी, आप देखिए जो रिटेल लोन है उसमें इस बार भी मजबूती आती हुई दिखी है। इसके साथ ही जो असेट क्वालिटी है उसमें सुधार देखने मिलेगा। क्रॉस एनपीएस 3.56% से कम होंगे, 3.3% के आसपास। नेट एनपीएस में भी कमी होगी, 1.1%, 1% के आसपास रहने का अनुमान है। और जो रिकवरी है डीएचएफएल से, उसके चलते एक मेजर जो सहारा है वो यहाँ पे मुनाफे में देखने मिलेगा। करीब 750 करोड़ का एक्सपोजर था और उसकी रिकवरी के चलते मुनाफे में आपको थोड़े से गेन्स आते हुए दिखेंगे, लेकिन जो नतीजे हैं बहुत शानदार नहीं दिखेंगे। शानदार नहीं, कोटक महिंद्रा बैंक बहुत शानदार नहीं आ रहे, बहुत अच्छे नहीं आ रहे, बहुत अच्छे और एक्सिस के अच्छे आ रहे। एक्सिस के अच्छा चलिए ठीक है, स्टॉक भी वैसे ही ट्रेड कर रहे हैं। एक्सिस मजबूत है तो कोटक महिंद्रा बैंक थोड़ा कमजोर। बैंक से बेनिफिट भी आपके लिए आने की तैयारी में, लेकिन उससे पहले जय ठक्कर हमारे साथ हैं तैयार बिगुल जय के लिए कैश का ऑप्शन। बताएं जय, सुबह वाला ऑप्शन। एक मिनट जरा एक मिनट, कहाँ गए जय ठक्कर? गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। ये सुबह वाला तो टारगेट हासिल हो गया आपका, बैंक निफ्टी 40,400 वाला। अनिल जी बिल्कुल जी अनिल जी, 40,400 वाला अनिल जी फर्स्ट टारगेट नहीं, सेकंड टारगेट नहीं, इनफैक्ट सेकंड टारगेट से भी डबल हो गया अनिल जी, उतना टारगेट। अच्छा एक चीज बता जय, ये पिछली बार ऐसा कब हुआ था कि जो टारगेट दो तीन टारगेट जितने भी दो उससे भी डबल हो जाए? ये तो मतलब गजब ही हो गया नहीं? एकदम अनिल जी याद भी नहीं है वो कब हुआ था अनिल जी, बिकॉज जनरली मार्केट में हम इतने टाइम से देख रहे हैं कि मोमेंटम बहुत ही अच्छा है तो सारे टारगेट्स हासिल हो जाते हैं फर्स्ट सेकंड। बट ये जो मोमेंटम अनिल जी अब चल रहा है बैंक निफ्टी में, और जो राइटली हमने फॉर्चुनेटली हम सभी ने इनफैक्ट इसमें पार्टिसिपेट भी किया है, और ये जो मूव आया टारगेट से भी डबल, आई मीन जबरदस्त मूव अनिल जी। और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। तो अनिल जी फिर से जो रिकमेंडेशन है मेरा बैंक निफ्टी पर ही है। बताओ सर। जी अनिल जी अब खरीदना है 41,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। 41,000 इंपॉर्टेंट लेवल था एंड उसके ऊपर अच्छा टिक रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यही ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं। 503 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको खरीद के चले। यहाँ पे अनिल जी स्टॉप लॉस ऑन डाउन साइड प्लेस करना रहेगा 340 का। सो 503 पर खरीदे, 340 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। एंड ऊपर में जो अनिल जी इसका फर्स्ट टारगेट बनेगा दैट वुड बी 687 एंड सेकंड टारगेट जो बन रहा है वो है 820। 687 एंड 820 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे 41,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। अनिल जी बिल्कुल दो दिग्गज बैंक का रिजल्ट्स है, सो डेफिनेटली अच्छा खासा हमें एक मूव देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में। अगर मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ अनिल जी कि पॉजिटिव साइड पर रह सकते हैं इनके रिजल्ट्स। मेनली हमने देखे कि जो भी बैंकिंग स्टॉक्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं काफी पॉजिटिव आ रहे हैं। ये क्वार्टर में इनफैक्ट स्टार्ट हुआ था तभी मुझे याद है कि आपने भी कहा था कि जब हम बात कर रहे थे तब 39,000 40,000 के पहले कि बैंक निफ्टी के रिजल्ट्स जो रहेंगे बैंकिंग स्टॉक्स के वो अच्छा सपोर्ट करेंगे, और इनफैक्ट वही हो रहा है। सो आई थिंक दैट अभी भी मोमेंटम जो हिसाब से बना हुआ है, स्ट्रेंथ जो हिसाब से है, तेजी करके जा सकते हैं। ओके तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी में खरीदारी करें। 41,000 वाला इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदिए 503 रुपए पर।
340 का स्टॉप लॉस, 687 और 820 के टारगेट के लिए। बैंड से बेनिफिट तैयार है आशीष चतुर्वेदी। आशीष, पहले कौन से बताएंगे, अंदर आने वाले या बाहर आने वाले? दोनों ही होंगे आज तो आपके पास? सर दोनों है। पहले कौन से बताओगे आप? पहले जो बाहर आ रहे हैं वो बताता हूँ मैं। दो ही स्टॉक है। मतलब अंदर आने की लिस्ट ज्यादा दिख रही है? ज्यादा है, डबल है। ओह, बताओ। सो वोडाफोन आइडिया सर 81% हो गया मार्केट वाइड बॉर्डर पे आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। ओके। और दूसरा नाम है तो कंफर्म है, पीएनबी 79% है फिलहाल, तो 80% से नीचे आ गई तो स्टॉक पक्का बैन से बाहर आ जाएगा। अब एंट्री वाली लिस्ट बता देता हूँ, लंबी लिस्ट है। वोडाफोन और आइडिया बाहर आ जाएंगे। सॉरी, वोडाफोन आइडिया और पीएनबी। ओके, अब एंट्री वाली बताइए। एंट्री में सर सन टीवी का नाम आता है, 121% हो गया मार्केट वाइड पोजीशन में, बड़ा उछाल देखने को मिला है, तो स्टॉक आ रहा है बैन में और रहेगा बैन में। एक दिन ही बाहर, आज ही तो आया था बाहर। आज ही बाहर आया, एक ही दिन के लिए बस। बिल्कुल सर। तफरी करने। चलिए बताइए दूसरा नाम है सर एनएमडीसी, काफी लंबे समय के बाद स्टॉक प्रयास कर रहा है, 102% यहाँ पर हो गई है, आ जाएगा। और दो बैंकिंग स्टॉक है, पहला बैंक ऑफ बड़ौदा 101% और कैनरा बैंक स्लाइड प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा नहीं है क्योंकि सिर्फ 97% ही है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 101% है, कैनरा बैंक में 97% है, तो कैनरा बैंक के स्लाइड चांसेस है। बाकी सन टीवी, एनएमडीसी और बैंक ऑफ बड़ौदा ये कंफर्म नजर आ रहे हैं। ओके। कैनरा बैंक आज सुबह हमने कॉल भी दिया था खरीदारी, 206 का टारगेट हासिल भी और 207 के ऊपर निकला भी। तो अगर आपको लगता है बैन में आने के बाद सुस्त हो जाता है, चूंकि एक्सपायरी का हफ्ता भी है और फिर बाद में आपको रोल ओवर करने को मिले नहीं मिले, तो थैंक यू वेरी मच कर दीजिए इसको। तो ठीक है, लगभग इसी के आसपास हमने कॉल दिया था, 202-203 रुपए की रेंज में। तो अगर आपको बाद में रोल ओवर करने में, या तो आज ही रोल ओवर कर लो तो ठीक है, अभी तक तो बैन में, कल फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, या फिर पोजीशन कट कर लें, ज्यादा बढ़िया। वैसे तो पहले टारगेट पर जाकर ही पहला टारगेट तो हिट हो गया था। 3 BC स्ट्रेटेजी के पहले एक बार जल्दी से सचिन जी का कॉल है, उसके बाद मेरी स्ट्रेटेजी लेता हूँ। सचिन जी के लिए बिल्कुल BTS डबल टी वाला। सचिन जी बताइए। अनिल जी, डिफेंसिव्स में से डॉक्टर रेड्डी पिछले 6 दिनों से जिस तरीके से स्लाइड हो रहा था, एक ग्रेजुअल स्लाइड थी, और मुझे लग रहा है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल से यहाँ पर रिवर्सल आ रहा है। तो मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों के लिए ये पर्टिकुलर पोजीशन आपको होल्ड करनी चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। सो यहाँ पर BTST करने की सलाह दूंगा डॉक्टर रेड्डी इस पर्टिकुलर काउंटर में। टारगेट होगा अराउंड 4760 का, फॉलो थ्रू मूवमेंट आ सकती है 4800 तक, बट 4760 एक प्राइमरी टारगेट होगा। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 4625 पे, अन खरीदारी करनी है डॉक्टर रेड्डी से फ्यूचर्स में। ओके, तो डॉक्टर रेड्डीज पर करनी है खरीदारी, ये है काउंटर आपके लिए कॉल सच जी की तरफ से। आइए चलते हैं अनिल जी के पास, फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी आज की। सर कुछ बड़े मूव्स नहीं आ रहे हैं, एकदम सपाट है डाउ फ्यूचर्स, हल्की बढ़त आपको नैस्डैक फ्यूचर्स दिखा रहा है क्योंकि गिरावट यहाँ पर कुछ ज्यादा हुई थी। अमेरिका में इस हफ्ते सारी आईटी कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं, थोड़ी बॉन्ड यील्ड फिर से बढ़ गई है, 1.63 से 1.65% पर आ गई है। यूरोप में मिला जुला कारोबार है बट ठीक ठाक ट्रेड हो रहा है। कच्चा तेल आज काफी ऊपर दिख रहा है, सर क्या करके जाना है? देखो दीप, जैसे ग्लोबल के हिसाब से हमें चलना होता है तो हम इतना उछल कूदी क्यों मचा रहे? जाओ तो वहीं का वहीं पड़ा, सुस्ती सुबह से नींद खुली नहीं है, ऐसे ही है, बिल्कुल उनको तो कोई चाय कॉफी पिलाए वैसा हाल है। उनको कुछ करना ही नहीं ऐसा लग रहा है। हम बिना मतलब नीचे में 17,950, ऊपर में 18,250, 300 पॉइंट की रेंज में ऊपर नीचे हो गए। तो जो कुछ करना है अपने हिसाब से करना है। बेहतर तो ये कि नोटा का इस्तेमाल करें। ओके ठीक है, कुछ ना करें, नई पोजीशन ना बनाए। फिर भी अगर किसी को बनानी ही है तो मेरी राय होगी तेजी की तरफ बनाने की। तेजी की तरफ, हाँ। निफ्टी में मुझे थोड़ा सा यहाँ से पुल बैक दिखता है, 18,250 पहला टारगेट, फिर 325 से 375 तक की एक यात्रा होती है। 17,950 आज का जो लो है वहाँ पर आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी 200 पॉइंट नीचे देखने की ताकत है तो खरीदें, या फिर फ्यूचर्स खरीदें तो सामने आप 17,900 का पुट ऑप्शन खरीद कर अपने आप को हेज कर ले। ओके, हेजिंग के साथ आप कुछ ट्रेड करना चाहें तो आप खरीदारी का कर सकते हैं। ऐसा क्यों, ये मैं बता दूं, क्योंकि एक तो ये कि सपोर्ट 18,000 के आसपास साइकोलॉजिकली भी है जी, डेटा के हिसाब से भी 17,950 के आसपास है जी, एक्सपायरी भी है, और निफ्टी पर लोग शॉर्ट भी हैं क्योंकि वहाँ पर पुट कॉल रेशियो आपको बता रहा है कि ओवरसोल्ड मार्केट है। इन सब के लिए रिस्क क्या है? रिस्क है कि सप्लाई लगातार है। आज भी मुझे लग नहीं रहा मार्केट को देख के कोई FIs के आंकड़े अच्छे आने वाले हैं। जिस हिसाब से दिन में दिया ना, लगता है खराब ही आएंगे।
दूसरा ये कि ग्लोबल का भरोसा नहीं, 5-7 दिन से बहुत अच्छा है, किसी दिन तो वहाँ भी करेक्शन आएगा, अमेरिका में लाइफ हाई पर आ गए, तो दोनों मिलाकर अगर कल मूड खराब कर दे तो नीचे की भी तैयारी रहनी चाहिए। तो बेहतर तो ये कि नोटा का इस्तेमाल करें, कुछ न करें, लेकिन फिर भी किसी को करना ही है तो 17,900-950 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करके जा सकते हैं। बैंक निफ्टी जैसा हम कह भी रहे थे 41,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए, आप देख लीजिए वहाँ से रिकवरी भी आ गई, 41,250 आपके सामने है, तो फ्रेश खरीदारी छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं, कल देखेंगे 41,000 के नज़दीक मिलेगा तो कल आपको खरीदारी करनी चाहिए। अभी आज ये बढ़कर 41,500 के आसपास आ जाता है तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी कर लीजिए, यहाँ से 200 पॉइंट और बढ़ जाए प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 200 घट जाए तो ले लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है सर, तो चलिए रेंज में है बाजार, थोड़ा आपको बायस पॉजिटिव फिर भी निफ्टी के लिए दिखेगा, पर वो अपने रिस्क के हिसाब से ही आपको पोजीशन लेनी है, वरना अगर आप चाहें तो नोटा का इस्तेमाल जरूर करें आज के लिए। आइए चलते हैं वागले साहब के पास, बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, एसटीबीटी के तौर पे बाटा बेचना चाहिए, सेल करके जाना चाहिए? मुझे इसमें एक ब्रेकडाउन दिखाई देता है 1955, 1957 ये करंट भाव है। मेरे को 1920 तक की डाउनसाइड दिखती है, यहाँ से 30 रुपए की डाउनसाइड है। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1970 का। 1970 टाइट ट्रेड है, 1920 का टारगेट, 1970 का स्टॉप लॉस, बाटा पर करके जाएं आप बिक वाली, ये राय आ रही है वागले साहब की तरफ से। इस बीच फार्मा काउंटर्स पर रखिए नजर, कुछ फार्मा काउंटर्स हैं जहां पर आप खरीदारी बनते हुए देख रहे हैं। टोरेंट फार्मा में अभी एक खरीदारी की मूव आती हुई दिख रही है, 5% का उछाल आप टोरेंट फार्मा में आते हुए देख रहे हैं। किरण जी जरा चार्ट देखें, टोरेंट फार्मा में क्या चल रहा है सर इसमें? टोरेंट फार्मा में एक अच्छी उछाल देखने को मिल रही है और मेरा मानना है कि ये 3200 के आसपास के टारगेट्स कल के सत्र में देखने को मिलेंगे। दीप पर टाइम कम है, एक मुझे कॉल देना है, विदाउट बिगुल दे दूं या विद बिगुल देना है? सर टाइम ही टाइम है आपके लिए, बिगुल किरण का कमाल। बताएं किरण जी। इसमें ब्रेक डाउन देखने को मिल रहा है, तो मेरा मानना है कि पुट ऑप्शन के द्वारा ये ट्रेड लेना चाहिए। 180 का पुट ऑप्शन जो कि 3 रुपए 40 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, वो बाय करने की सलाह है। 2 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा, 6 रुपए और 7 रुपए के टारगेट्स आपको M&M फाइनेंस में 180 के पुट ऑप्शन में देखने को मिल जाने चाहिए कल पहले 1 घंटे में। ओके, तो M&M फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस का 180 का पुट खरीदना है। किरण जी एक बार जरा लेवल्स फिर से बताएंगे सर? 3 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये बाय करना है। 2 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस है और 6 रुपए और 7 रुपए ये 2 टारगेट्स रहेंगे M&M फाइनेंस। ओके, तो M&M फाइनेंस का पुट खरीदना है 180 का, ये आपके लिए किरण जी की तरफ से राय आ रही है। नजर रखिए M&M फाइनेंस पर भी आपको थोड़ी वीकनेस बनती हुई दिखेगी। परसिस्टेंट सिस्टम्स, ये एक और काउंटर है जहां पर आपने खरीदारी आती हुई देखी इस हफ्ते, इस काउंटर के भी नतीजे हैं, तो नजर रखिएगा परसिस्टेंट सिस्टम्स पर आपको थोड़ी मूव आती हुई दिखेगी। ACC डॉक्टर रेड्डीज पर भी एक्शन है और वोल्टास यहां पर भी थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। अभी एक मूव आई है, देखते हैं वोल्टास भी आपके लिए किस तरह का ट्रेड बनेगा। सुमित जी, वोल्टास के चार्ट पर कोई राय सर? दीपांशु, मेरे को लग रहा है कि पोजीशंस एक बार होल्ड करें। आज स्टॉक में लोअर लेवल से एक बाउंस बैक देखने को मिला है। कल अगर स्टॉक के अंदर 1180 या 1200 रुपए के ऊपर का मूव कंटिन्यू रहता है, टू बी वेरी प्रिसाइज 1200 के ऊपर ये मूव अगर कंटिन्यू रहता है, तो फिर वोल्टास के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले 5 दिनों में स्टॉक ने ऊपरी लेवल से दबाव दिखाया। तो 1200 के ऊपर कल का मूव कंटिन्यू रहा तो फिर एक अच्छा मूव ऊपर में देखने को मिलेगा। 1250 से 1260 तक का मूव शॉर्ट टर्म में, और 1300 प्लस के लेवल जल्दी ही फिर स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए वोल्टास। आइए एक बिगुल जय के लिए, जय का जैकपॉट। बताएं जय। जी दीपांशु, मॉर्निंग में हमने सिप्ला दिया था, सिप्ला के हमारे टारगेट्स हासिल हुए। डिफेंसिव में बैट प्ले की थी, फिर से एक डिफेंसिव बैट प्ले कर रहा हूँ। लुपिन का 920 का कॉल ऑप्शन आप खरीद के चले, 20 रुपए 55 पैसे पे दीपांशु ये मिल रहा है, और इन द मनी कॉल ऑप्शन है 930 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मैं 920 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन दे रहा हूँ, तो ये खरीद कर चलना है 20 रुपए 55 पैसे पे। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाए नीचे में 11 रुपए 60 पैसे का, 11.60 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। करीब करीब अगर आप देखें तो 9 रुपए का एक स्टॉप लॉस है। दी फर्स्ट टारगेट इसका जो बनेगा वो है 32 का, सेकंड टारगेट जो बन रहा है वो है 41 का। 32 एंड 41 ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदे। लुपिन का 920 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, मुझे यहाँ पे भी एक
बाउंस बैक नजर आ रहा है। लुपिन में लगभग 950 960 ये हमें देखने मिल सकता है एक्सपायरी तक। बिल्कुल, तो नजर रखिए लुपिन पर एक्शन आ रहा है। थोड़ी देर पहले सचिन जी ने डॉक्टर रेड्डीज की बात करी थी, सुबह जय सिप्ला की भी बात कर रहे थे। फार्मा काउंटर्स में कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। हेल्थ केयर स्पेस में भी डॉक्टर लाल, अपोलो हॉस्पिटल्स, इन दोनों काउंटर पर भी रखिए नजर। यहां पर भी आप मूव आते हुए देख रहे हैं, तो फार्मा पर बाजार का थोड़ा रोटेशन बनते हुए इस समय आपको दिखेगा। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ चलते हैं और हफ्ते की शुरुआत एटलीस्ट आप पॉजिटिव टेरिटरी में कह सकते हैं। हालांकि बेहद वॉलेटाइल सेशन रहा है और अगर आप बैंक निफ्टी की 1000 पॉइंट की अपमूव को हटा दें तो शायद फिर स्ट्रेंथ थोड़ी कम दिखेगी बाजार में, बट नॉनदलेस बैंक निफ्टी का बड़ा ब्रेकआउट लेड बाय आईसीआईसीआई बैंक निफ्टी दोनों का टॉप गेनर 11.5% का उछाल। इंट्राडे की अगर बात करें तो इस साल का सबसे बड़ा उछाल आपने आईसीआईसीआई बैंक पर आते हुए देखा है। बैंक निफ्टी नए रिकॉर्ड पर गया और एट डेज हाई करीब 3.5% की तेजी आपको बैंक निफ्टी में दिखी थी। डॉक्टर रेड्डीज यहां पर भी अच्छी तेजी। कल नतीजों से पहले एक्सिस बैंक में खरीदारी आती हुई दिख रही है। टेक महिंद्रा नतीजों से पहले हल्की सी बढ़त के साथ बंद। एचयूएल से भी सहारा पर सिर्फ 10 निफ्टी स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हुए हैं। उसके सामने अगर आप गिरावट देखें तो फाइनेंशियल्स आपको आज थोड़े कमजोर दिखे थे। सिलेक्ट फाइनेंशियल्स, बजाज फिनसर्व, एसबीआई लाइफ, यहाँ पर कमजोरी। बजाज फाइनेंस यहाँ पर भी कुछ खास एक्शन नहीं। इंडसइंड बैंक कमजोर था, हालांकि बाकी बैंक से अच्छा प्रदर्शन रहा। एशियन पेंट्स लगातार तीसरे दिन इस पर दबाव 2% नीचे। एचसीएल टेक्नोलॉजीज ये भी काफी समय से दबाव में रहा है और आईटीसी पर भी आप देख रहे हैं आज हल्की सी गिरावट रही। एचडीएफसी बैंक से भी सहारा नहीं मिलते हुए दिखा बाजार को, जिसकी वजह से कमजोरी आपको बनती हुई दिखी है। वायदा कारोबार की बात करें तो अगेन बैंक्स और सबसे आगे थे सिटी यूनियन बैंक, अच्छी खरीदारी इस पर होती हुई दिखी। पीएनबी, आरबीएल यहाँ पर भी आपने पॉजिटिव एक्शन देखा। पीवीआर ये 6.5% ऊपर था। इसके साथ अभी टोरेंट फार्मा में अच्छी मूव आई। पॉलीकैब यहाँ पर अच्छा एक्शन। परसिस्टेंट सिस्टम्स, जीएमआर इंफ्रा, वोडाफोन, एस्कॉट्स और सन टीवी जो वापस बैन में आने की तैयारी में हल्की खरीदारी दिखाता हुआ। उसके सामने आईआरसीटीसी जितनी तेजी से ऊपर गया उतनी ही तेजी से नीचे आ रहा है। आज 13% का ब्रेकडाउन, हालांकि कल बैन में नहीं आएगा। आईईएक्स और एमसीएक्स भारी चेंजेस पर भी। कोफोर्स नतीजों के बाद 10% टूटा, क्लोजिंग पर 6% नीचे। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इन्फोएज, एसआरएफ, इंडिया मार्ट, डेल्टा कॉप, गुजरात गैस और साथ ही इंडियाबुल्स हाउसिंग, बंधन बैंक, इंडस टावर्स। तो दोनों गिर गए एक्सचेंज, एमसीएक्स और आईएक्स दोनों गिर गए। अब 7%। लोग स्टॉक्स की गिरावट से परेशानियां एक्सचेंज तक गिर रहे हैं। स्टॉक्स तो फिर भी कम है। तो एक्सचेंज के शेयर ही नहीं संभल रहे तो स्टॉक कहां से संभलेंगे। चलिए आईएक्स, एमसीएक्स तो खराब नतीजों की वजह से आईएक्स भगवान जाने। जैसे ऊपर गया सर वैसे ही जैसे ऊपर गया वैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये है आपके लिए सारे के सारे स्टॉक्स आज के एक्शन वाले। आइए शाम 5 बजे अगर आप सोने में निवेश करना चाहते तो आपके लिए गोल्डन चांस है। धनतेरस भी आने वाली है और ऐसे में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में आप लगा सकते हैं पैसे, क्योंकि ये स्कीम आज से 5 दिनों के लिए खुल रही है। हम आज अपनी खास पेशकश आपकी खबर आपका फायदा में इसी पर करेंगे चर्चा। बताएंगे कि सोने के बिस्किट, बार, सिक्के या फिर ज्वेलरी खरीदने के मुकाबले में 4 ही चीज होती है। या तो आप वो बार खरीदते, क्या बोलते, कैडबरी, हाँ, और या फिर वो बिस्किट छोटा वाला, हाँ बिस्किट छोटा, या फिर कॉइन छोटा गोल कॉइन, या फिर सीधा ज्वेलरी खरीदते। इनके मुकाबले में गोल्ड बॉन्ड क्यों ज़्यादा बेहतर है, क्यों ज़्यादा सुरक्षित है। साथ ही ये भी बताएंगे कि आप गोल्ड बॉन्ड में किस तरह से आप निवेश कर सकते हैं, क्या निवेश की लिमिट है। हमारे साथ होंगे सुरेंद्र मेहता साहब, इब्जा के सेक्रेटरी, और फिरोज अजीज साहब होंगे डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के, और साथ ही कुणाल जी भी होंगे हमारे साथ, कुणाल शाह। कुणाल जी आप नहीं, दूसरे वाले कुणाल जी। कुणाल जी बोले मेरी भी ड्यूटी लगा दी शाम को, मुझे पता ही नहीं। तो कुणाल शाह साहब होंगे निर्मल वंश सिक्योरिटीज के, जो बताएंगे आपको इस खास शो में अपनी पूरी राय गोल्ड बॉन्ड निवेश का गोल्डन विकल्प। सेहत पर ध्यान देना आपको न सिर्फ शारीरिक और मानसिक तौर पर खुश रखेगा, बल्कि आपको ये सस्ता इंश्योरेंस भी दिलाएगा। और अब तो बंसल जी को पता भी चल चुका है इंश्योरेंस और एश्योरेंस में क्या फ़र्क है। आज सुबह की आज की बंसल जी की लर्निंग है तो जान भी चुके। तो इंश्योरेंस आपको सस्ता दिलाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस के बाद अब लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में भी आपको हेल्थ पर फोकस करने का फ़ायदा मिलेगा। इसको लेकर इरडा की क्या है तैयारी, कैसे आम ग्राहकों को मिलेगा इसका फ़ायदा, ये बताएंगे हम आपको। सेहत पर ध्यान, सस्ता इंश्योरेंस प्लान, ये आज की हमारी खास पेशकश। आइए विदा लेने का वक्त है, उससे पहले आपको बता दें कि आज की फाइनल क्लोजिंग जो है ये पूरे 10 पॉइंट
पूरे 10 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है निफ्टी हरे निशान में। हम तो हरे देखते ही खुश हैं भाई, कोई बात नहीं। एटलीस्ट हाँ, जिंक्स टूटा 145। जिंक्स का नाम मत लो, जिंक्स तो जो रविवार को टूटा था ना, बहुत ही खराब टूटा, ज्यादा बड़े। हाँ, एक्चुअली 13वां नंबर आ रहा था ना। अच्छा, 13वां, हाँ ये ठीक है। एक्चुअली हमारा ये बहुत बड़ी खासियत है हम लोगों की, कुछ ना कुछ रैशनल। हाँ, बाद में सब पता ढूंढ लेते हैं कि क्यों हुआ था ऐसा। अब समझ में आया, कब से सोच रहा हूँ क्यों हारे 13 नंबर की वजह से हारे। 12 बार हम जीत चुके, 12 बार जीत चुके, फिर तो बनता है यार ना। ये हमारी तो अरे मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बनने का कभी कभी मजा ही अलग है। अलग लेवल। हाँ, ट्विटर पे व्हाट्सएप पे इतने बढ़िया कमेंट आते हैं कि पूछे मत, तो हारने का दुख ही खत्म हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, अभी पूरा वर्ल्ड कप बाकी है, ठीक है, एक आध मैच हो गया, कोई बात नहीं, चिंता न करें। तो बैंक निफ्टी देख लें, जब भी मूड खराब हो, पूरे 868 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, 41,192 पर फिर से रिकॉर्ड बनाता है, लाइफ टाइम हाई बनाता हुआ। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, आशु सर, सुमित जी, सचिन जी, जय ठक्कर साहब, और कौन बचे? एक दिन और कोई तो बचा है, सुमित जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज वक्त देने के लिए। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त।